Crazy days. जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? चले आओ दोस्तों। There's a lot to do today. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? साल क्या हो सकता है अगर मुझे कस्टमर कोई भी रोकता है तो एज ए यूजर अगर मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किया तो मेरा क्या क्या स्टेक के ऊपर है? इस पे मैं पहले प्रोसीजर बताऊं कि हम गाड़ी को कैसे पकड़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ताकि जरा पता चले व्यूअर्स को गाड़ी खरीदते वक्त या गाड़ी चलाते वक्त कि नॉर्मली होता है कि हम ज्यादातर खुद ऑन द मूव होते हैं। जो हमारा स्टाफ है वो ऑन द मूव होता है किसी गाड़ी को। जनाब, एक वक्त पे कितनी कितनी मीटिंग्स चल रही हैं। ओके जी, आरिफ साहब आ चुके हैं, हारून आ चुके हैं, शेख जैन इज हियर। आई होप कि आप लोग सही जगह आए हैं। जैन, क्या हो रहा है लाइफ में? जी सर, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं मीटिंग्स में ही था और सुबह से ही कह लें कि पहले ट्राइपोर्ट पे मीटिंग थी, फिर उसके बाद ऑफिस, फिर उसके बाद चैम्बर में मीटिंग थी। तो अभी कह रहे हैं घर थोड़ी देर मैंने कहा चलिए रिलैक्स करते हैं, उसके बाद क्लास अटेंड करते हैं आपकी। जबरदस्त जबरदस्त। कौन से चैम्बर के साथ हो? ये सियालकोट चैम्बर, SCCI सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पाकिस्तान के चंद एक बेहतरीन चैम्बर्स में से एक है। बिल्कुल ऐसा ही है, सियालकोट चैम्बर का बड़ा नाम है जी। कराची तक जो है ना हमारी बात सुनी जाती है। जब आप अपने पैसे से एयरपोर्ट बना लेंगे तो बात तो हर तरफ ही सुनी जाएगी ना। एयरपोर्ट तो था ही था, माशाल्लाह से 7 एयर सैल भी स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने अच्छा, प्लेन्स। वाह, नहीं सुना जबरदस्त। आपने? एयर सैल माशाल्लाह नहीं से नहीं, एयर सयाल का तो मैंने सुन रखा है। हाँ जी माशाल्लाह। अब तो वो जो है ना अपनी एयरलाइन भी है गुड। तो काफी सियालकोट तो जो है ना खुद बेस्ड कह लें सिटी है जो सेल्फ बेस्ड है। फैंटास्टिक मैन, फैंटास्टिक। असल में जिन शहरों में पहले अवेयरनेस आ जाए और उन शहरों को ये समझ में आ जाए कि धंधा किस तरह से चलता है, और वहां पर कल मैं रात को ना एक बड़ी मजेदार एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि एवोकाडो का धंधा ब्राजील में, मेक्सिको में कैसे शुरू हुआ, चिले में कैसे शुरू हुआ, और किस तरह से फिर वो इंडस्ट्री किस तरह से प्रमोट होती रही और किस तरह उन्होंने अमेरिकन जो इकोनॉमी थी उसको हिला के रख दिया। सो जहां पर अवेयरनेस पहले आ जाए वहां पे ना सिर्फ स्कोप बढ़ जाता है, लोगों के रोजगार बेहतर हो जाते हैं, बल्कि सर्टनली डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाती है। आई रिमेम्बर वो मुशर्रफ के दौर में ये प्रपोजल आया था कि एयरपोर्ट अपने पैसे से बनाना चाहते हैं। कर्नल ट्रेस्लर तब जो था वो उसका वजीर था, टूरिज्म और सिविल एविएशन अथॉरिटी एंड ऑल दैट, CAA। तो तब उन्होंने तब तक गवर्नमेंट्स उसको रिफ्यूज करती आई कि जी नहीं, एयरपोर्ट बनेगा तो हमारी मर्जी से बनेगा और हम बनाएंगे, आप कौन होते बनाने वाले। और फिर मुशर्रफ ने इसको आके वीटो किया
और उसने कहा कि भाई ठीक है, अगर वो अपने पैसे से बनाना चाहते बनाने तो आपको क्या मसला है। सो अच्छी बात है। ऐसी बात है बिल्कुल। साथ अच्छी में बात। बेसिकली ना क्या बात करने लगा था, मेरे जहन से निकल गया। अच्छा, मैं कह रहा ये चाह रहा था कि सियालकोट में बेसिकली लोगों का जो माइंडसेट है ना, वो कहते हैं कि मैं कारोबार करूं, बेशक मैं थोड़ा कर दूं, लेकिन मेरा अपना बिजनेस होना चाहिए। वो बजाय इसके कि बिल्कुल। आप मतलब कि लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, वहाँ लोगों का यही होता है कि जॉब कर लें तो यार चलो गुजारा तो हो रहा है। तो ये भी एक ट्रू काफी ट्रू। जो है सारी चीज आ जाती है। असल में जो इंसान एक दफा जिसको लगी बंदी जॉब की आदत बन जाए ना, जॉब एक दुनिया का बड़ा, क्या कहना चाहिए, एक बड़ा गंदा किस्म का और बड़ा सस्ता किस्म का नशा है। जिसको एक दफा हर महीने एक फिक्स पैसों से खर्चे चलाने आ जाए ना, ठीक है, तो वो फिर बेचारा किसी काबिल नहीं रहता। वो फिर नौकरियां ही करता रहता है। वो एक छोटी बिल्कुल नौकरी ऐसी से बात बड़ी नौकरी, उसने दूसरी ऐसी तरफ बात। देखा ही नहीं होता। सर उनका माइंडसेट भी मुझे ऐसा लगता है ग्रोइंग नहीं होता उनका। तो खुशी होगी कि वो एक सैलाब आया, तो सैलाब के बाद जो एक दरिया का मेंढक था वो पानी के साथ बहता बहता एक कुएं में आके गिर गया। कुएं में ऑलरेडी उस वक्त पहले से एक मेंढक रहता था जो कि कुएं का मेंढक था। सो कुएं के मेंढक ने दरिया के मेंढक से पूछा कि यार ये दरिया कितना बड़ा होता है। तो दरिया के मेंढक ने कहा कि यार बहुत बड़ा होता है जिगर, तुझे नहीं पता, बहुत बड़ा होता है। तो उसने कुएं के 4 चक्कर लगाए और कहने लगा कि इतना बड़ा होता है। कहता यार नहीं, बहुत बड़ा होता है। उसने 10 चक्कर लगाए, उसने कहा इतना बड़ा होता है। उसने कहा नहीं भाई, बहुत बड़ा होता है। उसने 50 चक्कर लगाए, कहता यार दरिया इतना बड़ा होता है। सो कहता कि यार भाई बात सुन, तू कभी नहीं समझ सकता कि दरिया कितना बड़ा होता है। जो लोग कुएं के मेंढक की तरह सारी जिंदगी नौकरियां करते रहे ना, उनको पता ही नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेस में किस किस्म के रिटर्न्स हैं, किस किस्म का नशा है। तो वो कभी सर एक समझ क्वेश्चन कर सकता हूँ, आप कंप्लीट करें। कि कोई काम नहीं। सो जनाब, सर मैं ये कह रहा था, तो जैसे आपने कुछ कहा है कह रहे कि थे। बिजनेस के उनको ये पता नहीं होता कि रिटर्न है, तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि लोग फिर क्यों प्रेफर करते हैं जॉब को ज्यादा, हालांकि उनको ये पता भी होता है ये बात कि उनको ज्यादा प्रॉफिट उसमें मिलेगा देखो बिजनेस उसमें में, दो फिर बड़े वो। फैक्टर्स हैं। दो दो बड़े फैक्टर्स हैं नौकरियों के। पहला फैक्टर ये है कि जब आपको एक लगी बंधी तनख्वाह मिलती है ना पहली दफा जिंदगी में, ठीक है, उससे आप चीजें प्लान कर सकते हैं। बिजनेस में कभी लक होता है तो कभी कख भी नहीं होता, ठीक है। सो लॉसेस भी होते हैं। हर इंसान इतना हौसला नहीं रखता। ये तो खूबसूरती है ना कि रब ने हर एक को बराबर नहीं पैदा किया। सो जब हर कोई एक जैसा नहीं है, जिंदगी में इतना बड़ा सदा मुझे इतना ज्यादा मैं गुजारा कर सकता हूँ। सो एक तो ये बड़ा रीजन है। दूसरा ये कि जितने अच्छा, ये मसला भी ना पाकिस्तान में, ये बड़े शहरों में ये मसला नहीं मिलेगा आपको। ये छोटे शहरों में मिलेगा। ये इस्लामाबाद में मसला बहुत मिलेगा कि जब किसी लड़के की शादी होगी ना, ठीक है, तो वो बच्ची किसी ऐसे को देना चाहेंगे कि जिसके पास लगी बंदी नौकरी हो, ठीक है, कि उसका मुस्तकबिल महफूज रहे। ये नहीं कि जी आज करोड़ों कमा लिए और अगले दिन जो है करोड़ों डुबो दिए, सो वो तो जुआ है, तो हमारी बच्ची जुए में नहीं रहेगी। जिसकी वजह से वो लड़कों की फैमिली ये सोचने में मजबूर हो गई कि अगर इस बेचारे को बच्ची किसी ने देनी नहीं है तो पहले क्यों ना नौकरी करवा ले, बिजनेस तो बाद में भी कर लेगा। सो ये सोशल इश्यूज, यानी एक कल्चर आपका एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट ही नहीं करता। सो दैट इज अ मेजर रीजन कि जिनकी वजह से लोग फिर कोशिश करते हैं यार नौकरी कर लें, नौकरी से जिंदगी चला लें, नथिंग मोर देन दैट। उसके अलावा करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, वो इतना ज्यादा काम कर नहीं पाते। सो या दीज आर सम ऑफ द इश्यूज कि सर जिनकी ऐसा ही वजह है। से लोग सर मेरे नौकरियां करते सर मेरे अपने दोस्त हैं, कजन है, तो सर अभी बिल्कुल मतलब यंग है, जो आजकल की जिस तरह की जनरेशन है, तो सर उनसे मैं हैं। पूछता हूँ बड़ों के क्या करोगे, तो उनका अभी से माइंड बना हुआ है कि हम जॉब करेंगे। तो मैं उनसे बार बार ये पूछता हूँ कि तुम लोग क्यों नहीं सोचते कि बिजनेस करोगे, हालांकि इतने अच्छे अच्छे होते हैं उनके, इतनी विजन भी अच्छा खासा होता है, लेकिन बस उनका वो माइंडसेट वो जॉब वाला होता है।
हम ये नहीं देखते मिस्टर में हुए इस इंसान के लिए इस किस्म का काम बेहतर रहेगा। हमारे यहाँ उस्ताद ये चीज नहीं बताते, और उस्ताद इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो उस्ताद सिर्फ 9 to 5 टाइम पूरा करने के लिए उस्ताद हैं। जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती वो फिर बेचारा जब टीचर बन जाएगा कि चलो यार यहाँ पे तो कुछ मिल जाएगा ना कुछ पैसे जाएंगे, उस बेचारे ने टीचर को शौक से तो लेके चलना नहीं है। वो क्यों बताएगा क्या काम है और किसको क्या करना है। एज अ सोसाइटी हम एक चीज बहुत गलत करते हैं, जो कि मेरी कोशिश होती है मैं लोगों के साथ ना करूं। सो आपको भी कोशिश करनी चाहिए। हम एक माशरे में रहते हैं, ठीक है। इस माशरे में जिंदा रहने के लिए एक घिसा पिटा सवाल जो हम हर बच्चे से पूछते हैं, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, ठीक है। कितना अजीबो गरीब किस्म का सवाल है, ठीक है। कि आप एक बच्चे को वो सोचने पर मजबूर कर रहे हैं जिसके पास ना उस सवाल को एक जवाब देने के लिए अवेयरनेस है, ना उसको पता है कि दुनिया में प्रोफेशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, हम उसको पता नहीं एक्चुअलीज क्या होता है, उसको ये पता नहीं ई कॉमर्स क्या होती है, उसको ये पता नहीं है कि ऑनलाइन इंडस्ट्री कैसे चल रही है। उस बेचारे को क्या पता होना, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, फौजी, पुलिसमैन, वो सारा दिन कार्टून देखता है। उस बेचारे को क्या पता कि क्या क्या बन सकते हैं जिंदगी में। हम उससे पूछते हैं हाँ भाई बड़े होके क्या बनोगे। दूसरा मसला इस सवाल के साथ क्या है, जब आप किसी को कहते हो ना कि बड़े होकर क्या बनोगे, आप उसको एक एक फिक्स्ड इंटरवल दे रहे हैं कि मैं इंजीनियर बन गया, मेरे पास डिग्री आ गई, जिसकी वजह से अगर वो कल को इंजीनियर बन गया और उसने शुरू में आपको कह दिया था कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा, और वो कल को इंजीनियर बन गया, तो जिस दिन उसके पास डिग्री आएगी उसका तो सवाल ही खत्म हो गया। मैंने बचपन में कहा था कि मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और मैं इंजीनियर बन गया, अब मैं आगे क्या करूं। उसके पास व्हाट नेक्स्ट का सवाल का जवाब ही नहीं है, क्या मुझे जिंदगी में आगे करना क्या। इस लिहाज से ये सवाल गलत है। हमें लोगों से ये नहीं पूछना चाहिए, बच्चों से ये नहीं पूछना चाहिए बड़े होके क्या बनोगे। हमें बच्चों से ये पूछना चाहिए कि बड़े होकर इस सोसाइटी में, इस माशरे में क्या किस तरह से कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, क्या काम करना चाहोगे जिससे तुम्हें खुशी मिलेगी, या माशरे में कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। अगर वो बच्चा कहता है कि जी मैं बेकर बन के कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं बेकर बन के दुनिया को अच्छे अच्छे केक्स बना के दूंगा, मैं फ्लोरिस्ट बन के ना बड़े अच्छे अच्छे बाग उगाऊंगा, ठीक है, तो वो माशरे में कुछ कर रहा है। अब उसके जहन में माशरे की इज्जत भी पैदा होगी कि यार मेरा इस पूरी सोसाइटी में छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, मैं सिर्फ पौधों के पत्ते काटता हूँ, ये कंट्रीब्यूशन, लेकिन मैं यही कर रहा हूँ, मैं जी सड़क से पत्थर हटाया करूंगा, मैं माशरे में कुछ कर रहा हूँ। लेकिन हम ये तो पूछते ही नहीं है। हम पूछते हैं बड़ों के क्या बनोगे, ताकि उस बेचारे के अंदर पहले दिन ही अना पैदा हो जाए, मैं ये बनूंगा और देखो मैं ये बन गया। तो उसके अंदर एटीट्यूड नहीं पैदा होगा, वो खुदाई जुमले नहीं बोलेगा, तो फिर क्या करेगा बेचारा। ये हमें सिखाया गलत है। हम माशरे की इसीलिए आज इज्जत नहीं करते, अपनी इज्जत करते हैं। ये मसाइल है भैया, इस तरह के कंसर्न्स हैं इस माशरे में। बिल्कुल सही सही है। बात है सर। साथ में सोशल अवेयरनेस जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को पता हो कि हमने अपना तो फायदा करना है, साथ किसी का भी भला करना है। आजकल लोग सोचते हैं कभी कि बस भला कर, अपना फायदा हो रहा है तो किसी और का फायदा ना होए, हमें किसी से क्या लेना। बेसिकली ये एक ऐसा ही mindset है, ऐसा ही है। माशरे की इज्जत नहीं करेंगे तो माशरा रहने के काबिल नहीं रहेगा, और फिर इस माशरे से बाहर जाएंगे तो सेकंड ग्रेड सिटीजन बन जाएंगे। लिहाजा बेहतर है यार, लूला लंगड़ा जैसा माशरा इसी को ठीक कर लें, नया हमें किसी ने कहाँ देना है। ठीक हो बिल्कुल गया, ऐसी बात है। साथ में जहाँ तक राइट जनाब। एंटरप्रेन्योर की बात हो रही थी, तो टीचर्स यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं और जो हमारा स्टडी का लेवल है, तो वो एंटरप्रेन्योर तो यहाँ बना नहीं सकते। ये तो प्रैक्टिकल निज़ाम ही हो रहा है, और जो वो पढ़ा रहे हैं बच्चा तो उससे क्या सीखेगा। वो जो कहते हैं कि जी ये डेफिनेशन याद कर लें, वो बस रट्टा लगाया, डेफिनेशन याद की, एग्जाम दिया तो बस थी। उसके आगे फर्दर तो उसका ऐसा ही है, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है पाकिस्तान में। तो इस तरह ऐसा ही से है। निज़ाम होना चाहिए कि बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये मुल्क बना ही नहीं है। देखो ये मुल्क बिल्कुल चलता है अच्छी सब्सिडी पे। इस मुल्क में जब तक सब्सिडी नहीं मिलती ये मुल्क ही नहीं चलता। कर्जे पे चलता है हमारा मुल्क। तो जब तक सब्सिडी हाथ में नहीं होती है, चीनी सस्ती नहीं होती, सब्सिडी हाथ में नहीं होती है, आटा नहीं मिलता, सब्सिडी नहीं होती है, बिजली नहीं मिलती है। यहाँ पे तो ये मुल्क सब्सिडी पे चलता है। एंटरप्रेन्योरशिप का तो इनको कख का पता नहीं है कि यार बिजनेस होते क्या है। ना हमने कभी बिजनेसेस देखे हैं। कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है इस मुल्क में, जिसकी वजह से कंपनीज नहीं बनी है। ब्रांड तो आज दुनिया में एक नंबर का एक ब्रांड नहीं हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करता हो, जो अपनी फील्ड में दुनिया में नंबर 1 हो। चलो कोई ऑयल में ही हो, चलो कोई चीनी चावल दही रोटी में ही हो,
वी डोंट हैव अ सिंगल ब्रांड इन द वर्ल्ड। इंडिया के कितने सारे 160 ब्रांड्स हैं पूरी दुनिया में जो अपने फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो ब्रांड ही कोई नहीं है, हमने बस फुटबॉल ही बनानी है, उसके अलावा हमें आता कुछ नहीं है। हम उसका भी ब्रांड नहीं बना सके, जो सारी इंटरनेशनल दुनिया को ब्रांड बनाकर बेचते रहे बस। वो जो बल्कि जो इंटरनेशनल ब्रांड ना वो भी पाकिस्तान में आके कहते हैं इधर सब कुछ चल जाता है, इधर दे दो। अब ये होंडा आप गाड़ियां सही वगैरह है। देख ले, उसके अंदर क्वालिटी हाँ आपकी इंटरनेशनली क्या क्वालिटी वो दे रहे हैं, और पाकिस्तान में जबकि रेट्स भी डबल डबल से भी ज्यादा, और क्वालिटी यहाँ पे क्या दे रहे हैं, बिल्कुल ही चीप जो सा ना क्वालिटी यहाँ पे दी जा रही है लोगों को। वो भी इस चीज को समझते हैं, इनको सही कुछ है। नहीं पता, दे दो अपनी मर्जी से। मतलब अब दुनिया ना एक नए मॉडल पे चल रही है। दुनिया का ये मॉडल है कि आप ब्रांड बनाना सीखो। दुनिया ने आज ये सबसे सबसे खूबसूरत मिसाल पाकिस्तान में टेलीकॉम की है। टेलीकॉम क्या करता है कि टेलीकॉम ने मोबिलिंक हो गया, जैज हो गया, यूफोन हो गया, टेलीनॉर, कोई भी कंपनी टेलीकॉम की, ये लोग क्या करते हैं कि इनके टावर्स आउटसोर्स हो गए। मे बी हुआवे देख रहा है, ZTE देख रहा है, एलकटेल देख रहा है। ये बड़ी कंपनीज जो नेटवर्क्स देती हैं वो उनके टावर्स देख रही हैं। टावर्स के ऊपर बिजली देने वाला वेंडर कोई और है, मार्केटिंग करने वाला वेंडर कोई और है, ब्रांड एक्टिवेशन करने वाला, एडवर्टाइजिंग करने वाला वेंडर कोई और है। अब इन्होंने HR और फाइनेंस भी देना शुरू कर दिया, आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। तो जब सारा काम बाकी कर रहे हैं तो आप खुद क्या कर रहे हैं? खुद आप ब्रांड मैनेजमेंट कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ अ ब्रांड। गोरा बाहर बैठकर ब्रांड मैनेजमेंट करता है, उसकी चीज डिजाइन कोई और करता है, वेंडर बनाता है पाकिस्तानी और इंडियन, बनाने के बाद भेजता है बाहर, या चाइनीज बनाता है, बनाने के बाद वो पूरी दुनिया में जिनको बेच रहे हैं वो रिटेलर्स, वेंडर्स हैं उनके। इवेंचुअली खुद क्या कर रहे हैं? ब्रांड चला रहे हैं। खुद तो सिर्फ ब्रांड मैनेजमेंट है। तो वो काम हम नहीं कर सकते, हमें आता नहीं है। हम खुश होते हैं कि हमें फुटबॉल का ठेका मिल गया, हमें लेदर जैकेट का ठेका मिल गया। हम डोंकी वर्क करके खुश रहने वाली कौम है, हम बड़ा सोचते नहीं है। सो ये मसाइल है, और बहुत सारे मसाइल हैं यार। खैर एनीवेज उस पर बात करेंगे तो फिर डिस्कशन कहीं और से कहीं और निकल जाएगी। आज जनाब हमने एक बड़ा मजेदार काम करना है। आज बंदे भी कम है, अच्छी बात है, क्योंकि आज वी आर गोइंग टू डू सम प्रेजेंटेशंस। लेकिन उन प्रेजेंटेशंस पे मेरी कोशिश ये होगी कि आपका जो पसंदीदा टॉपिक्स है ना, जिनके ऊपर आपको थोड़ी बहुत रिसर्च है, जिसपे थोड़ा बहुत पैशन है, जिसपे थोड़ा बहुत सीखा हुआ है, जिसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उसके बारे में 5 मिनट की विल हैव प्रेजेंटेशन, एंड आई विल सर्टेनली बी मार्किंग दोस प्रेजेंटेशंस कि इसमें अच्छा क्या था, इसमें बुरा क्या था, ये कन्विंसिंग थी या नहीं थी। तो उस हवाले से आज हम थोड़ी सी प्रेजेंटेशंस भी करते हैं। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हम चीजों को समझते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट को। और इस कॉन्सेप्ट को आप कहते हैं सिलेबल। ठीक है, जहां पर भी याद रखो आवाज टूटती है ना, वहां पर एक सिलेबल होता है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ी सी समझने से ताल्लुक रखती है, बिकॉज अगर तुम्हें सिलेबल समझ में आ गया ना, तुम्हें उर्दू शायरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और एक बार उर्दू शायरी समझ में आ गई तो जुमले बोलने कैसे हैं, जुमले जुमले अपने बोलने कितने लंबे हैं, दैट विल बिकम वेरी इजी। हमारा मसला ये है कि इस इतना शॉर्ट करके कि सिलेबल की कहानी क्या है, इतना शॉर्ट करके कोई समझाता नहीं है इस कॉम में। हमने भी खैर धक्के खाए हैं, तब जाके एक चीज समझी है कि जहां पर आवाज टूटती है ना, वो एक सिलेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं, एक वर्ड है उर्दू का, मैं आए। ठीक है, मैं, आवाज कहीं नहीं टूटी, सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरा, मेरा, राइट, सो ये 2 सिलेबल हो गए। राइट, मेरा, हमारा, 3 सिलेबल्स हो गए। ठीक है, पाकिस्तान, ना भी है क्योंकि न खत्म नहीं हुआ ना, पाकिस्तान, 4 सिलेबल्स हो गए। उम्मीद है मेरी बात कुछ समझ में आ रही होगी आप लोगों को। जहां पर आवाज टूटेगी एक सिलेबल होगा। अब शायर अगर कहता है, गिव मी एनी शेर, कोई शेर याद है तुम लोगों को? उम्मीद है कि अगर टूटा हुआ ना हो। ठीक है, कोई शेर अगर आपको बहुत पसंद हो या याद हो तो जस्ट शेयर इट विद मी, शेयर द शेर। वो एक कपलेट को याद हो। बड़ा फेमस शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आला, ठीक है।
अब आपने काम क्या करना है कि ये बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुद ही इकबाल का, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। दो मिसरे हैं। पहला मिसरा है खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। इसमें अभी जरा गिनते हैं कि सिलेबल्स कितने हैं। खुदी दो हो गए, मैं जरा अपने हिसाब से करता हूं। खुदी को कर बुलंद खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। टोटल काउंट करें कितने सिलेबल्स बने? 16 क्या आप काउंट कर रहे हैं? सो खुद ही को कर बुलंद इतना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पूरी शायरी खड़ी है सिलेबल्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट मी आस्क अ कपल ऑफ पीपल है। आज बंदे कम है तो मेरे लिए आसान होना चाहिए। फाइजा इज हियर, हारून इज हियर, आरिफ इज हियर। आरिफ समझ में आ रही है बात? जी सर समझ में आ रही है। तो मुझे ये बताओ खुद ही को कर बुलंद इतना कितने सिलेबल्स जी बनेंगे? ठीक है सर, मैं काउंट कर लूं। करो। खुदी सर 6 होंगे। पूरे मिसरे में काउंट करने हैं ना? अच्छा पूरे में करने हैं तो ये तकरीबन कह ले 26 आई गेस। मैं दोबारा से काउंट कर। सर वो स्लो पढ़ने में शेर ही भूल जाता है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ता रहता हूँ, आप लोग काउंट करते रहे। खुदी जी ये सही। को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। सर 17 टू मी 17 17। अच्छा, 17 मैंने जो कैलकुलेट किया दैट इज 17 एज वेल। ठीक है, सो थोड़ा सा 17 समझाएंगे जरा माइक पे, हमें बाकी सबको भी समझ में आए कि आपने 17 कैसे निकाला। जी सर। 17 बताएं, 17 कैसे आया? कितने गए? देखो, लुक एट मी हियर। सर मैं बताऊं? खुदी, चले आप। जनाब बिस्मिल्लाह बताएं। हाँ। आई वांट यू सर गाइस टू टॉक खुद टुडे। हाँ सर खुद दी 2 हो गए, को ठीक है, 1 हो गया, कर भी 1 हो गया, भू लंद ये 2 हो गए, ठीक है, इतना ये भी 2 हो गया, के ये 1 हो गया, हर भी 1 हो गया, तकदीर ये भी 2 हो गए, से 1 हो गया, पहले ये भी 2 हो गए, खुदा ये मुझे लगता है 2 है खुदा। हाँ, फिर बंदे आ गए, ये भी 2 हो गए बंदे, से खुद ये दोनों 1 1, पूछे ये 2 हो गए, बता बत्ता ये 2 हो गए, तेरी ये भी 2 हो गए, रजा 2 हो गए, क्या है 1 1। साउंड्स गुड टू मी। लेकिन बस इस चीज का ख्याल रखना है कि तकदीर, तकदीर तो तकरीबन 2.5 कह लो या 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है, सर तक जितनी और शायरी दीर है, एक नहीं, तकदीर तकदीर र री की तकदीर साउंड आती, तकदीर जब आप बोलते हैं तकदीर से पहले तो र की साउंड आएगी। ठीक है, सो तकदीर तो द तकदीर कर लें अगर, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें 3 सिलेबल्स हैं। ठीक है, या जैसे गालिब लफ्ज है, नाम है गालिब, 2 सिलेबल्स हैं। लेकिन जब शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है इकबाल,
इकबाल, 3 सिलेबल्स हैं। तो जब भी शायरी करेगा, सुनेगा इकबाल कौन इनको, ये अंजुमन ही बदल गई है, नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें बता रहे हैं। सो कभी भी बड़े शायर के शेर सिलेबल्स में टूटे हुए नहीं होंगे। अगर पहला मिसरा 17 का है तो दूसरा मिसरा भी 17 का होगा, अनलेस और अनटिल वो आजाद शायरी ना हो। ठीक है। सो जितने शेर होते हैं वो इस चीज पर जब उतरते हैं तो हम इसको कहते हैं कि बड़ा ही बावजन शेर है। ठीक है। सो ये जितने आपने सुन रखे हैं, इंडिया तो खैर टांग तोड़ देता है शायर की। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और टूट डूब के जाना है, हमेशा टूटा हुआ शेर होगा। क्योंकि आपने कहीं पर आसान था तो आसान बना दिया, कि इश्क का आग का दरिया है आपने है घुसा दिया। सो आप हमेशा ये देखें कि एक सिलेबल एक आवाज के टूटने पे है, पहले मिसरे में कितने सिलेबल्स हैं, दूसरे में कितने सिलेबल्स हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू अंडरस्टैंड कि शेर कभी भी टूटे हुए नहीं होते, खास तौर पर बड़े शोरा के। वो एक शेर है मोमिन का, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये शेर जब गालिब ने सुना था ना, तो उसने मोमिन को कहा था कि यार मेरा सारा दीवान ले लो, ये शेर मुझे दे दो। ये बड़ा प्यारा शेर है, क्योंकि जब कोई दूसरा नहीं होता है, तुम और मैं तो एक ही हैं, ठीक है, सो दूसरा नहीं होता। तो गालिब को ये चीज अच्छी लगी थी। बट एनीवेज, इस शेर में हर मिसरे में कितने सिलेबल्स हुए, थोड़ा सा फोकस चेंज करते हैं। फाइजा, आर यू हियर, आर यू लिसनिंग? बाकी दोस्त जरा गिनना शुरू करें। तुम मेरे पास होते हो गोया, 10। आप लोगों के पास कितने आए? तो मेरे पास दूसरे वाले में तो 10 आए, पहले में मेरे किसी तरह 9 बन रहे थे। पहले वाले शेर में वो जो पहली लाइन है, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम इसमें में, अब देखते जाओ। मैं अपनी फिंगर्स को हमेशा जो पुराना हिसाब होता है ना, देसी आदमी हूँ, 3 में से डिवाइड करता हूँ। तुम मेरे पास होते हो गोया, 10। जब कोई दूसरा नहीं होता, सर 10। आपने पास को 2 में किया आपने। क्योंकि सा की सीन की जो है ना, वो साउंड तो आती है ना शेर में, पास, तुम मेरे पास होते हो, ठीक है, तो सा इज देयर, तो इसलिए एहतियातन आप अलिफ लगा देते हैं समझने के लिए। सो 10-10 का शेर है, 10-10 का मिसरा है, ठीक है। सो दिस इज हाउ शायरी इज डन, ठीक है। अब आपने जब जिंदगी में गुफ्तगू करनी है, तब आपने ये मेक श्योर करना है कि आप कितने लंबे जुमले बोलते हैं। आप लोगों ने टेलीविजन पर बहुत से लोगों को सुन रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज में। अगेन, मैं पार्टिसन गुफ्तगू करता नहीं हूं, लेकिन सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा, MQM के जितने लीडर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर कराची आइट्स हैं ज्यादातर, और खास तौर पे फारूक सत्तार साहब इतने लंबे जुमले बोलेंगे, इतने लंबे जुमले बोलेंगे कि उसका मफहूम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एंड पर पंजाब में आ जाएं, शुजात हुसैन साहब हैं, इतना हल्का बोलेंगे, इतना हल्का बोलेंगे कि वो मुंह ही नहीं खोलेंगे और समझ नहीं आएगा कि बोला क्या था, ठीक है। सो आप ये जब शायरी देखते हैं तब आपको ये देखना होता है, ठीक है, तब आपने ये देखना है इस शायरी के अंदर कि आपका ये जो मिसरा है, कोई भी मिसरा है, वो वजन पर तब उतरेगा कि जब उसके अंदर सिलेबल्स पूरे होंगे, ठीक है। पहले में कभी ये नहीं हो सकता, बड़े शायर की बात कर रहा हूं, कभी ये नहीं हो सकता कि बड़ा शायर जो है वो नंबर 1, 3 चीजें हैं हर शेर में। नंबर 1 वजन पे पूरा होगा, नंबर 2 उसमें कोई मफहूम होगा, और नंबर 3
वो रदीफ और काफिया ठीक हो गया। रदीफ और काफिया का मैं भी जिक्र नहीं कर रहा, मैं फिलहाल जिक्र कर रहा हूँ वजन का। वजन समझ में आ गया, क्योंकि हमने कल को पब्लिक स्पीकिंग करनी है, हमें ये पता होना चाहिए कि एक शेर का वजन होता क्या है, ताकि हम अपनी गुफ्तगू में अपने जुमलों का वजन पैदा कर सकें। ठीक है, अच्छा अब आपके पास बहुत से शोरा हैं जो छोटा शेर कहते हैं, लंबी कार्रवाई नहीं करते। ठीक है, साहिर लुधियानवी हो गए, फैज हो गए, छोटे मिसरे होंगे। ठीक है, गालिब छोटे मिसरे होंगे, इकबाल के मिसरे लंबे होते हैं। ठीक है, वो हमने लास्ट टाइम बात की थी। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इसमें कितने सिलेबल्स हैं? आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, गिनते जाओ, मैं रिपीट करता हूं। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा। सर 13, 13 है, 13 है। ठीक है 13 है, वाह गुड। सो दोबारा, people who have joined just now, आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा। ठीक है, 12 और 1 13। आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। ठीक है, इकबाल है, टूटा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो साहिर लुधियानवी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, आगे मुझे याद नहीं है बहुत सारे, क्योंकि उसके एंगल्स हैं। साहिर का और कोई ढंग का शेर तो गाना बना दिया था ना शायर साहिर ने। ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। ठीक है, सो ये बता रहा है शेर खुद से कि भाई मैं सिलेबल्स में पूरा हूं। जहां पर आवाज टूटेगी, लफ्ज की बात नहीं है, एक लफ्ज में कई सिलेबल हो सकते हैं, जहां पर आवाज टूटती है वहां पर एक सिलेबल होता है। ठीक है, सो ताज, 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 दो गए, ताज, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही। 15, तुझको इस वादिये रंगी रंगी से अकीदत ही सही। 15, ठीक है, आगे कहता है मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ठीक है, द पॉइंट इज, बड़े शायर का शेर कभी भी टूटा हुआ नहीं होगा, शेर हमेशा बावजन होगा। अभी हम बाकी बातें नहीं कर रहे हैं, आज हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं सिलेबल पे। ठीक है, सिलेबल वो होता है जहां पर लफ्ज में साउंड चेंज हो रही हो। ठीक है, पाकिस्तान 4 सिलेबल्स हैं। इम्तिनान, ठीक है, 4 सिलेबल्स हैं। इकबाल, गालिब। ठीक है, सो दैट्स हाउ सिलेबल्स वर्क। अब आपने ये फैसला करना, 2-3 काम करना है। पहला काम ये करना है, एज अ होमवर्क, एज एन असाइनमेंट, आपने पहला काम ये करना है कि आपने ये शायरी पढ़नी है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि शायरी पढ़ना अच्छी बात है, वैसे जनरली शायरी को पढ़ना है सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको ये पता चले कि आप शेरों के सिलेबल्स निकाल सकें। ठीक हो गया? सो आपको जब ये समझ में आ जाएगा ना कि कितने शायरी में कितने कितने सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, उससे आपको फायदा ये होगा कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप ये फैसला करें कि आपने जिंदगी में कितने बड़े बड़े जुमले बोलने हैं, कितने छोटे छोटे जुमले बोलने हैं। सर ये ठीक है, सर एक वो जो पिछला शेर था सर, वो आज भी हो जो, जिसमें आता सर बराहीम, सर वो 3 था कि 2 था? बराहीम। देखो माँ की मीम कह लो, माँ की साउंड है। ठीक है, तो वो बराहीम। आज भी हो जो बराहीम का ईमा, बराहीम म साउंड है। ठीक है, इस
इसके बाद सीन के बाद कुछ नहीं है ना, तो इसमें एक ही साउंड है। लेकिन बराहीम म है तो वो पूरी साउंड है बराहीम। अब यहाँ पे अक्सर लोग कहेंगे कि जी वो बराहीम क्यों किया इकबाल ने, उसको इब्राहिम क्यों नहीं किया। इसको कहते हैं, अब ये बात कहीं और से कहीं और निकल जाएगी, लेकिन उसको कहते हैं जरूरत शेरी। ठीक है, बड़ा शायर अफोर्ड कर सकता है, आप और मैं अफोर्ड नहीं कर सकते। बड़े शायर को ये लिवरेज होता है कि वो जरूरत शेरी इस्तेमाल कर सके कि जी शेर की जरूरत थी, इसके अलावा शेर कहीं सेट नहीं हो रहा था, मैंने अलिफ हटा दिया। लेकिन आप और मैं करेंगे, हमारी औकात क्या है। ठीक है, इकबाल इकबाल है, इकबाल जरूरत शेरी इस्तेमाल कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सो सिलेबल्स, हमेशा सिलेबल्स, गुफ्तगू में कुछ लोग जो फारूक सत्तार की तरह लंबे लंबे जुमले बोलते हैं, उनके जुमलों की अहमियत खत्म हो जाती है। ठीक है, मुझे पता है कि मैं एक फिक्स किस्म के जुमले बोलता हूँ जो ना बहुत लंबे होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उन जुमलों के बीच में पॉजेस लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से भी ये मैंने बात की कि जुमला कितना लंबा होना चाहिए, जिस तरह से मैंने बात की कि जुमला कितना लंबा होना चाहिए, लेकिन मैंने बीच में पॉज लिया। तो एक जुमला उठाया, पॉज लिया, जुमला फिनिश किया, जुमला उठाया, पॉज लिया, जुमला फिनिश किया। ठीक है, ये अब इसके बाद हम बात करेंगे उतार चढ़ाव की, कि उतार चढ़ाव आवाज के क्या होते हैं। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको शायरी में ये पता चले कि सिलेबल्स आप काउंट कर सकें। माँ की दुआ जन्नत की हवा, ठीक है, ये सब मेरी माँ की दुआ का क्या वो लिखा होता है, जलने वाले तेरा मुंह काला, और बसों के पीछे लिखे हुए कौन सा शेर है जो कि जुड़ा हुआ है, सारे टूटे हुए होते हैं। कौन सा सबसे मशहूर शेर होगा जो ट्रकों के पीछे लिखे होते हैं, so that everyone can understand that. कोई शेर है जो बसों के पीछे लिखे होते हैं जो आप लोगों को याद हो? ये बोलने की क्लास है, सिर्फ टाइपिंग नहीं करनी है। ज्यादा करीब मत आओ वरना प्यार हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये मिसरा है ना, ये पूरा पूरा शेर नहीं है। ठीक है, सो आता है याद मुझको, फिर इकबाल आ जाएगा, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, कभी भी टूटा हुआ नहीं होगा। ठीक है, अगेन एक आध शेर में और दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि सिलेबल क्या होता है। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। 14, वो बाग की बहारें, वो गुल का चहचहाना। 14 इकबाल है। ठीक है, 14 ठीक है, दिस इज हाउ इट इज डन। सो साहिर छोटे जुमले कहता है, फैज भी छोटे जुमले कहता है, लेकिन फैज मुश्किल कहता है। ठीक है, साहिर वही बात करता है लेकिन आसान करता है, क्योंकि शायर साहिर जो था वो इंडिया में गाने भी लिखते थे, साहिर लुधियानवी। ठीक है, फैज चूंकि एमए अरबी था तो फैज मुश्किल अरबी के लफ्ज बीच में डालते थे। ठीक है, आइए हाथ उठाएं हम भी, हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज गुजारे के निगारे हस्ती, जहरे अमरोज में शीरीनी ये फरदा भर दे। अब ये कौम को कहाँ समझ में आएगा जहरे अमरोज क्या होता है, शीरीनी या फरदा क्या होता है। फैज कर सकता है काम क्योंकि वो एमए अरबी है। ठीक है, लेकिन ये गरीब आवाम को समझ नहीं आता, इसलिए साहिर जल्दी समझ में आ जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ठीक है, तो फिर आगे जितना वो शेर है, नज़्म अमिताभ का वो गाना है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। द पॉइंट इज आपने अपनी जिंदगी में ये फैसला करना है आपने कितने लंबे जुमले बोलने हैं। छोटे बोलने हैं तो वो आसान है, लंबे बोलने हैं तो बीच में पॉज लेना है, लेकिन सिलेबल से गिरा हुआ, सिलेबल से टूटे हुए जुमले नहीं बोलने हैं। आपने कभी भी तकरीर करनी है तो प्रेजेंटेशन का स्टार्ट भी सिलेबल्स पे होगा, प्रेजेंटेशन का एंड भी सिलेबल पे होगा। मुझे जरा कमेंट्स में बताओ, सिलेबल समझ में आ गया तो फिर मैं अगली बात करूं। ठीक हो गया। सो अब अगर आपको सिलेबल समझ में आ गया है, ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग सिलेबल्स पे बेस होगी, आपकी एंडिंग सिलेबल पे बेस होगी। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कभी अपनी प्रेजेंटेशन अंग्रेजी की एंड करनी होती है, ठीक है, और शुक्रिया अदा करना होता है, सो व्हाट आई वुड डू इज कि उनको वो शायरी में कही हुई बात ना ज्यादा याद रहेगी, लेकिन शेर नहीं बोलना।
ठीक है. सो व्हाट आई वुड डू इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, पॉज आया, थैंक यू वेरी मच, विल बी इन टच. थैंक यू वेरी मच, वी विल बी इन टच. गॉट द पॉइंट. ठीक है, क्योंकि ये चीज जो आखिरी जुमले होते हैं वो इम्पैक्ट बनाते हैं. ठीक है. थैंक्स अ मिलियन फॉर बीइंग अ नाइस ऑडियंस. थैंक यू वेरी मच, विल बी इन टच. ठीक है. साउंड, ये जो काफी रदीफ था ना, वेरी मच एंड साथ ही उसके इन टच, वो तो शायरी कर दी ना साथ ही. सो जो इम्पैक्ट आपके जुमलों के बनते हैं वो बनते हैं कि जब काफी और रदीफ भी मिल रहे हो और सिलेबल्स भी पूरे हैं. अगर यहाँ पर मैंने कुछ लंबा जुमला कर दिया होता, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ वेरी नाइस ऑडियंस, वी विल बी इन टच, मजा नहीं आया. ठीक है. थैंक यू वेरी मच, विल बी इन टच. अब जो मिलियन, थैंक्स अ मिलियन है, वो शुरू में लगा दें. जुमले की सेटिंग करनी पड़ती है. ठीक है. सो इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि आपने सिलेबल की बेसिस पे देखना है कि यार यहाँ पर ये सिलेबल अच्छा लगेगा कि नहीं, यहाँ पर जुमला लंबा खींचूं कि नहीं. ठीक है. सो एक खाली जेब के साथ, एक टूटे हुए दिल के साथ, छोटे छोटे जुमले ना, टूटे हुए दिल के साथ, खाली जेब के साथ, दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है. ये लंबा हुआ. ठीक है. लेकिन पहले वाले दो भी तो बराबर थे, उसी के साइज का आपने लंबा कर दिया. एक टूटे हुए दिल के साथ और एक खाली जेब के साथ, दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है. बात समझ में आ रही है? सिलेबल्स की बेसिस पर आपके जुमले हिट होते हैं. एनी क्वेश्चंस ऑन दैट सो फार? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये तुम्हें मैंने $1,000,000 का राज दे दिया है, लेकिन तुम सर लोग को मुझे समझ में अगर आ जाए तो. शायरी में तो समझ आ गया था, लेकिन आम जो बोलना है उसमें समझ नहीं आ. ओके. ठीक है. आम तौर पर जो जुमले तारीख में हिट होते हैं, ठीक है, वो सिलेबल की बेसिस पे होते हैं, यानी वजन है. ठीक है. वजन होना जरूरी है. वो काफिया और रदीफ मिले या ना मिले, लेकिन वजन होना चाहिए. अगर आप ये बात करते हैं कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है, ये जुमला तभी हिट होगा कि जब ये बोलने में आसान होगा. सेन्योरिटा ये डाला गया, ठीक है, सेन्योरिटा डाला गया ताकि जुमला अपना वजन बना सके. मैं जो इस वक्त बात समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि जुमले का वजन क्या होता है, किस तरह के डायलॉग्स हैं जो हिट हो जाते हैं, किस तरह के जुमले हैं जिन पर आपको अपनी स्पीचेस के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग करनी है. क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका एक आध जुमला हिट हो जाए. ठीक है. एक आध जुमला ये होता है जो हिट होता है, हर फिल्म का कोई एक आध डायलॉग ये होता है जो हिट हो जाता है, हर चीज नहीं हिट होती है. ठीक है. एक और मिसाल देता हूं तो मैं, ये क्या था वो बड़ा मशहूर ड्रामा पिछले दिनों, खलीलुर रहमान का, बड़ा मेरे चला पास था पाकिस्तान में, तुम हो. मेरे पास तुम हो. मैंने भी उसकी सिर्फ आखिरी एपिसोड देखी, लेकिन उस ड्रामे के बारे में सुना बहुत. वो भी दोस्तों ने और फैमिली ने पकड़ के बिठाया कि देखो ये भी कोई चीज है. बट एनीवेज, अब उसका एक जुमला था, एक डायलॉग था जिसका बड़ा मशहूर हुआ. क्या डायलॉग था? कम ऑन. हाँ सर, वो वाला है. वही वाला. क्या डायलॉग था? तो वो 2 टकी की औरत वाला, वो शुरू हाँ. में आया था इसके. तो वो जुमला है अगर उसका कि इस 2 टके की औरत के लिए आप मुझे 2 करोड़ या आप मुझे 50 मिलियन ऑफर कर रहे थे, जो भी था. ठीक है. अब एक एज अ ह्यूमन और एज अ लिटरेरी पर्सन जस्ट एक चीज सोचो, इस 2 टके की औरत के लिए आप मुझे 50 मिलियन, मजा नहीं आया. यहां पर 2 करोड़ होना चाहिए था. 2 था ना ऊपर, तो नीचे भी 2 आता. इस 2 करोड़, 2 टके की औरत के लिए आप मुझे 2 करोड़, ठीक है, तो समझ में आती बात, तो ज्यादा हिट होती. ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा कि खलीलुर रहमान साहब को ये बात नहीं पता. बात ये 50 मिलियन, या गरीब आवाम है जिसको अंग्रेजी नहीं आती है, इसको पता नहीं मिलियन कितने होते हैं. ठीक है. तो ऐसे में आपने इंडियन मूवीज देख रखी हैं, हर इंडियन फिल्म्स में बड़ा अच्छा वो काम करते हैं, वो अपनी आवाम को साथ लेके चलते हैं.
वो अंग्रेजी का जुमला बोलते हैं तो साथ ही उसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं। राहुल, आई डोंट बिलीव यू हैव डन दैट, मैं सोच नहीं सकती थी कि तुमने ऐसा किया। राहुल, आई टोल्ड यू आई लव यू, मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि मैं तुमसे प्यार। ठीक है, साथ ही गरीब आवाम के लिए साथ ही अगले जुमले में ट्रांसलेट कर देते हैं। कोई भी फिल्म उठा के देख लो, जहां अंग्रेजी का जुमला आएगा साथ ही इंडियंस उसको ट्रांसलेट कर देंगे, क्योंकि आवाम को साथ लेके चलना है। सो मे बी इस जुमले की स्ट्रेंथ बढ़ती कि अगर आप 2% के साथ 2 करोड़ या 2 के साथ 2 जोड़ते, 2 के साथ आपने 50 मिलियन जोड़ दिए, और फिर भी आवाम पागल है जो इतना पसंद कर गई इस डायलॉग को। ओके, आवाम के अंदर सेंस ही नहीं है। बट एनीवेज, द पॉइंट इज कि आप वो सेंस रखें कि आपको पता हो कि आपका कौन सा डायलॉग हिट होगा। अगर मेरा वो वीडियो अच्छी गई कि क्या खाली जेब के साथ और एक टूटे हुए दिल के साथ, पॉज, और एक खाली जेब के साथ दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है। ठीक है, तो ये सेटिंग की गई जुमले की। सो आपने कहीं बात करनी है तो आपने ये देखना है कि आपका जो जुमला है वो सिलेबल्स पे पूरा उतरता है। एक टूटे हुए दिल के अंदर रहते हुए साथ और खाली जेब के साथ दुनिया की हर, नहीं, मजा नहीं आया, उस बात का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि आपकी बात का इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। इम्पैक्ट आपकी बात का 2 तरीकों से आता है दुनिया में। नंबर 1, आपका इम्पैक्ट आता है कि आपने बोला क्या है, और नंबर 2 आपका इम्पैक्ट आता है आपने बोला किस टोन में। ठीक है, ये 2 चीजें। टोन की तरफ मैं भी आऊंगा, मैं भी टोन पे नहीं हूं, लेकिन बोला क्या है, उसकी सेटिंग क्या है, ये मैटर करती है। ये मैटर शायरी में करती है। शायरी के सिलेबल समझ लो तो अपने जुमलों को उन्हीं सिलेबल पे रखो। एक टूटे हुए दिल के साथ और एक खाली जेब के साथ दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है। साथ साथ भी मजा नहीं आ रहा, यहाँ पे वर्ड चेंज होना चाहिए था। ठीक है, बट एनीवेज, नसर थी, शायरी नहीं थी, चल गया, लेकिन बेहतर हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इस तरह के चंद एक जुमले अपने लिए बनाएं और प्रेजेंटेशंस में, स्पीचेस में, पब्लिक गैदरिंग उन जुमलों को रखें। ठीक है, तो वो आपके लिए आसान हो जाते हैं। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो आपने एक दफा लिखने हैं जिंदगी में, और फिर वो बार बार जब भी आप रिपीट करेंगे वो आपकी ऑडियंस को वापस खींच कर आपकी तरफ लाएंगे, चाहे वो फेस टू फेस बैठी हुई हो ऑडियंस, ठीक है, या ऑनलाइन हो। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? कोई सवाल? जी सर। सर जी जो सेलेबल होते हैं ये एंड एंड में और शुरू में सर इस्तेमाल हो सकते हैं या किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं इनको? नहीं मेरे दोस्त, सिलेबल तो एक हर लफ्ज में सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स जैसे मैंने अर्ज किया कि सिलेबल्स वो होते हैं जहां पर आवाज टूटती है। सो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टूटती है तो टूटती में भी सिलेबल्स हैं। टूटती, टूटती, ठीक है, 3 सिलेबल्स हैं, है 4 हो गए। टूटती है, 4 सिलेबल्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं वर्ड्स के। आपने जितना बड़ा पहला जुमला किया कोशिश करें उतना ही या उसके करीब ही दूसरा जुमला रखें। ठीक है, सो इस तरह के बहुत सारे जुमले हैं। मैं बहुत से ऐसे जुमले बोलता हूँ, मेरी वीडियोस में बहुत से जुमले होते हैं, लेकिन वो सिलेबल के ना आसपास ही होते हैं, सिलेबल से ज्यादा दूर नहीं होते। ठीक हो गया? सो मैं ये बात बहुत करता हूँ कि यार काम किया करो, क्योंकि काम करने वाले के लिए ना, काम करने वाले के लिए दुनिया छोटी नहीं होती। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये जुमला क्यों हर दफा लोगों को अच्छा लग जाता है? काम करने वाले के लिए दुनिया छोटी कभी नहीं, दुनिया कभी छोटी नहीं होती। ठीक है, बराबर है सेंस, वजन बराबर है। अगर मैं कहता काम करने और मेहनत करने और रोज काम करने वाले के लिए दुनिया छोटी नहीं होती, मजा नहीं आया, क्योंकि वो बराबर नहीं थे। यहाँ पर दुनिया में लोगों को जुमले वो अच्छे लगते हैं जो सिलेबल्स पे पूरे उतरते हैं। ये बड़ा मजेदार किस्म का राज है। हम लोग बात शायरी में नहीं करते, लेकिन हमें बातें वो अच्छी लगती हैं जो वजन पे होती हैं। ठीक है, सो काम करने वाले के लिए दुनिया कभी छोटी नहीं होती, इसका वजन एक जितना होगा, सिलेबल्स तोड़ लेना। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 100, अगर 17 है तो 16 होगा, ये नहीं होगा कि 32 और 16 होगा, कि पहले वाले जुमले में 32 सिलेबल्स हैं, दूसरे में 16 हैं। नहीं, पहले में अगर 32 होंगे, दूसरे में 33, 32, 33। नसर है ना, शायरी नहीं है, चल सकता है।
ठीक है, लेकिन इस जुमले का इम्पैक्ट होगा। अगर इम्पैक्ट नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इम्पैक्ट पैदा करना है तो कोशिश करो वजन पे ले आओ, उस जुमले को वजन पे ले आओ, इम्पैक्ट खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। ओके, नेशनल रेफरेंस पोइट्री और बुक टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल सिलेबल्स। कोई भी शायरी उठा लो, हर शायरी के अंदर सिलेबल्स मौजूद हैं, सो वहीं से आप उसको बैक वहीं से आप उसको समझना शुरू हो सकते हैं नवीद। ठीक है, सो आप कोई भी फिल्मों के डायलॉग उठा लो जो बड़ा मशहूर हुआ, ठीक है, सेन्योरिटा वाला मैंने बता दिया। ठीक है, एक 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 चुटकी सिंदूर की कीमत, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, तुम क्या जानो फलाना फलाना, जो भी नाम था, बराबर। ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर, जुमला हिट होगा। अगर थीम था ना, मफहूम था, तो जुमला हिट हो जाएगा। अगर वो कहता है एक चुटकी की कीमत और उसकी प्राइस और फलाना, तुम क्या जानो मजीद, मजा नहीं आया। ठीक है, इतना लंबा और फिर एंड में कुछ भी नहीं। ठीक है, सो हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर वो डायलॉग ही नहीं होते जो हिट हो जाए। वजह, दिस इज द वजह, दिस इज द रीजन। सो कोशिश ये करें कि अपने जहां आपने इम्पैक्ट पैदा करना है, जहां पे आप चाहते हैं बस ऑडियंस जो है वो महसूर हो जाए, आपके आपके आप सहर अंगेज किस्म की गुफ्तगू करें, वहां पर कोशिश करें कि अपने जुमलों को ना वजन पे लाएं। वजन पे ले आओगे, ऑडियंस दीवानी हो जाएगी आपकी। ठीक है, लोगों ने हम बात ही नहीं करते वजन में, तो वजन पे किया करें। वक्त के साथ साथ आपको आदत हो जाएगी। आप मेरे कोई भी 5-6 जुमले उठा लें जो मैं जनरली बोलता हूँ, जैसे अभी बोल रहा हूँ, मोर और लेस एक जितना साइज मिलेगा जुमलों का, क्योंकि मैं एक जितने साइज के जुमले बोलता हूँ। ठीक है, अब ये नेचुरल बन गया है, वक्त के साथ साथ काम किया है, इस पे मेहनत की है और ये नेचुरल बन गया। ठीक है, इस साइज के जुमले लोग आराम से सुन लेते हैं। इससे लंबे लंबे जुमले करूंगा नहीं सुन पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकता था इससे लंबे करूंगा तो लोग मेरी बात को नहीं सुन पाएंगे, लेकिन मैंने वो लफ्ज छोड़ दिया, क्योंकि आप हर वक्त दिमाग में वर्ड्स बनाते जा रहे हैं। सो जब आप सिलेबल्स को ज्यादा समझेंगे, अपनी गुफ्तगू शुरू में मुश्किल होगी, आधा पौना घंटा एक दिन खराब होगा, आपको सारे जुमले देखने पड़ेंगे, मैंने बोला क्या, रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, अपनी साउंड अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके उसके बाद बार बार सुनो, जुमलों के सिलेबल्स देखो, देन यू अंडरस्टैंड कि मुझे कितने कॉम्पैक्ट में बात करनी है। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, लाइफ बिकम्स इजियर, चीजें करनी आसान हो जाती हैं। राइटी जनाब। सर हम ये किस तरह डिसाइड करेंगे कि हमारे जुमले बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए? जब आप अपनी आप को और अपनी आवाज को रिकॉर्ड करोगे ना, फिर उस अपनी आवाज को सुनो और गिनो कि तुमने एक जुमले में कितने सिलेबल्स बोले हैं जुमले में, फिर दूसरे में कितने बोले, तीसरे में कितने बोले, फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें समझ में आएगा यार इतने मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं फारूक सत्तार साहब की तरह इतने लंबे जुमले नहीं बोल सकता, मैं शुजात हुसैन की तरह बड़े छोटे जुमले भी नहीं बोल सकता। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा और फिर मैं आऊंगा और फिर हम और फिर देखेंगे और कल की बात रख लें। ये छोटे छोटे जुमले हैं, छोटे जुमलों से लोग तंग होते हैं, बहुत लंबे जुमलों से लोग तंग होते हैं। सो कोशिश करेंगे उतने बोलें जितने आप संभाल सकें। और अगर कभी लंबा जुमला बोलना पड़ जाए, जैसे कि मैं इस वक्त आपके सामने एक लंबा सा जुमला बोल रहा हूं, तो मेक श्योर करें कि बीच में पॉज लें, जैसे मैंने लिया बीच में पॉज। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू डू इट। ठीक है, क्योंकि लंबे जुमले इम्पैक्ट नहीं बनाते, लंबे जुमले बेकार होते हैं। गॉट द पॉइंट? कुछ समझ में आ रही बात? जी जी सर, कोशिश प्रैक्टिस से ही सही होगा सर। अब अपनी साउंड रिकॉर्ड करनी है, अपने आप को सुनना है। ठीक है, और जब अपने आप को सुनोगे तो चीजें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। ठीक हो गया? मेरी स्क्रीन मिल रही है आपको? Can you see an image on the screen? यस सर। जनाब थैंक यू। मैं असल में हर वक्त कमेंट्स नहीं पढ़ रहा होता, इसलिए मेरे लिए अच्छा होता है कि आप लोगों से बात हो जाए। अच्छा, राइट जनाब। सो इस वक्त आप ये जो स्क्रीन देख रहे हैं,
ये बड़ी मजेदार स्क्रीन है. Again, another secret I'm sharing with you guys today. इस सीक्रेट का नाम क्या है? देखो, नाक है, मुंह है, ट्रेशा है, ठीक है, लंग्स हैं आपके, फेफड़े हैं आपके, लेकिन एक और बड़ी मजे की जगह है जिसको कहते हैं डायाफ्राम. डायाफ्राम के बारे में पता है कि डायाफ्राम, कुछ सानिया ने मेरा ख्याल है कुछ जिक्र किया होगा कि डायाफ्राम भी कोई चीज होती है. जी जी सर. ठीक है, डायाफ्राम वो है कि जो फेफड़ों के पास, ठीक है, नजर के सामने जिगर के पार, तो ये फेफड़ों के पास एक ऑर्गन है. ठीक है, डायाफ्राम से की जाने वाली गुफ्तगू आपके अंदर से, आपके सीने से निकल रही होती है, और जो गुफ्तगू गले से की जाती है, जिस तरह हम बात करते हैं, वो डिफरेंट है. ठीक है, मैं अपनी सारी गुफ्तगू गले से नहीं करता, जिसकी वजह से मे बी मैं जब बात करता हूं तो वो लोगों पे असर करती है शायद. ठीक है, जितना भी मुझे लगता है. व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर? व्हाट एम आई ट्राइंग टू से जनाब के इंग्लैंड में ना एक दूध लॉन्च हुआ. वो जब दूध लॉन्च हुआ वो रातों रात हिट हो गया. ठीक है, क्या तो कुछ नया नहीं था, दूध है, दूध की पैकिंग में दूध है, नथिंग न्यू, तो ये हिट क्यों हो गया? लोगों ने सोचा. उसके हिट होने की बड़ी वजह क्या थी कि उस दूध का नाम बड़ा डिफरेंट था, और वो नाम की वजह से हिट हो गया. यानी आप जब कैश एंड कैरी में जाते हैं, आप देखते हैं ये दूध का सेक्शन है, फलाना मिल्क मिल्क, ये फलाना मिल्क, ये फलाना मिल्क, फलाना मिल्क, ऑलपर्स है, फलाना मिल्क है, फलाना मिल्क 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 मिल्क, आगे उसके सामने डब्बा रखा है सिल्क. दूध है, लेकिन दूध की कंपनी ने कहा हम अपने ब्रांड का नाम रखेंगे सिल्क, ताकि जो मिल्क 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 पढ़ता आ रहा है उसको सिल्क नजर आएगा, वो कहेगा ये क्या चीज है, डिफरेंट है, चलो यार आज सिल्क ट्राई करते हैं. ठीक है, हालांकि सिल्क कैन नॉट बी अ मिल्क, ठीक है, लेकिन सिल्क है, ट्राई करते हैं, क्या पता सिल्क की तरह का मिल्क हो. लोगों ने ट्राई करना शुरू किया, दूध हिट हो गया. कहने का मकसद ये है कि माशरे में रहने के लिए आप जितना अपने आप को मुख्तलिफ बनाएंगे, उतनी जल्दी आप आगे निकल पाएंगे, उतनी जल्दी आप बेहतर हो पाएंगे. ठीक है, सो वो तारिक जमील सब कहता है ना कि जब हर कोई करप्ट है यार, हर दूसरा आदमी करप्ट है, ठीक है, तो अपने आप को ईमानदार बना लो, तो इजीली अंडरस्टैंडेबली लोगों के सामने आना शुरू हो जाओगे. बहुत अच्छी बात है, लोगों की नजर में आना शुरू हो जाओगे. सो आज इस माशरे में हर कोई फैमिलीज के अंदर, इंस्टीट्यूट्स में, दफ्तरों के अंदर, सड़क के ऊपर चीखना चाहता है, हर कोई शाउट करना चाहता है, हर कोई लड़ना चाहता है. सो ऐसे में जब आप इस लड़ाई से किनारा कश हो जाओगे और ठंडे मिजाज हो जाओगे, तो जब आप ठंडे मिजाज हो जाओगे तो आप वैसे ही लोगों में मुख्तलिफ हो जाओगे. जब आप लोगों में मुख्तलिफ हो गए तो आप दुनिया की नजरों में आ जाओगे. ठीक हो गया? सो ये तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है. अब सवाल ये, दुनिया में मुख्तलिफ कैसे हो, कैसे हम क्या करें कि हम ठंडे भी हो जाएं, हम लोगों से मुख्तलिफ भी हो जाएं. तो सिर्फ एक काम करना, गले से बोलना का बंद कर दो, डायाफ्राम से बोलना शुरू कर दो. ठीक है, वेरी सिंपल थिंग. मैं अगर गले से बोलता हूं, ये आपके साथ भी होगा, अभी हम प्रैक्टिस करते हैं ना, आपकी आवाजें सुनते हैं, जब आप गले से बोलते हो ना, आपकी आवाज इतना मजे का साउंड नहीं करती जितना आप डायाफ्राम से बोलते हैं. मैंने वक्त के साथ साथ इतनी प्रैक्टिस कर ली, इतनी प्रैक्टिस कर ली कि मुझे अब ये नहीं पता कि मैं अगर अपने गले से बोलूंगा तो मैं कैसा बोलूंगा, क्योंकि मैं अब सारी जिंदगी अपने डायाफ्राम से बोलता हूँ, और दुनिया मुझे ही कहती है कि आप, चूंकि उनको तो नहीं पता मैं डायाफ्राम से बोलता हूँ, लेकिन उनको ही लगता है कि सर आप बड़ा ठंडे मिजाज बात करते हैं. ठंडे मिजाज इसलिए कि मुझे मेहनत करनी पड़ती है, आवाज नीचे से आ रही होती है तो रिएक्शन में टाइम लगाती है, जब रिएक्शन में टाइम लगाती है लोग कहते हैं यार वाह कितना ठंडा मिजाज आदमी है. राज की बात. ठीक है, सो अगर मैं अपने गले से बात करूं, और ये मैंने इसलिए नहीं किया कि दुनिया में कोई लोगों को मुतासर करना था. आई यूज्ड टू वर्क ऑन FM 100, तो रेडियो में अपनी आवाज बनानी पड़ती थी, तो वो बनाई तो वो ऐसी बन गई कि गले से ज्यादा वो फेफड़ों के पास से आती है. मेरी आवाज आपको शायद भारी लगती है, ठीक है, लेकिन मैं अगर अपने गले से बोलूं, मुझे नहीं लगता शायद मैं बोल भी पाऊंगा. मैं ट्राई करता हूँ. मैंने काम किया नहीं है जिंदगी भर, ठीक है, अब नहीं किया.
अभी मैं अपने गले से बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे गले से जो आवाज निकल रही है ये शायद आपको फील हो कि पतली है, और शायद आपको ये फील हो कि ये आवाज ना थोड़ी नाक से भी आ रही है। डू यू थिंक आपको लग रहा है कि ये आवाज नाक से आ रही है, या थोड़ी नाक से आ रही है और गले से आ रही है लेकिन उतनी भारी नहीं है? क्या आपको ये महसूस हो रहा है? जी सर, बिल्कुल महसूस हो रहे हैं सर। और अभी मैं ये गले से बोलने वाली आवाज को ना खत्म कर रहा हूँ, और मैं, क्योंकि गले से बोलने वाली आवाज में कॉन्फिडेंस भी नहीं लग रहा, ठीक है, और मैं अब अपने डायाफ्राम से बात कर रहा हूँ। तो जब मैं डायाफ्राम से बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज भारी है, ठीक है। सर जो इमोशंस अभी मुझे पहले ऐसा लगा बात सर, कर रहा था, पहले इमोशंस नहीं था आपकी बात में, भी इमोशंस आ रहे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायाफ्राम से बात की तो वो आवाज काइंड ऑफ डबल होगी ना, डबल बेस होगी। सो अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये डबल बेस है, ये डायाफ्राम से आ रही है, ठीक है। सो डायाफ्राम से आ रही है, बात तो मैंने फिर भी करनी है, लेकिन अब इस बात में दम लगता है। लेकिन जब मैं गले से बोलता हूँ तो वो पता नहीं लगता कि मेरी ये बात में दम भी जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करो जरा, कुछ समझ में आ रहा है? जब मैं अपने गले से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज तो आप तक पहुंच रही है, लेकिन मेरी आवाज भारी नहीं है, मेरी आवाज बहुत हल्की है, और ये आवाज आपको लगेगा कि नाक से आ रही है। लेकिन जब मैं अपने डायाफ्राम से बात करूंगा तो वो दूर तक भी जाएगी, लगेगा इस आवाज में दम भी बहुत है, जो कि अभी मैं बोल रहा हूं। समझ में आई बात कुछ? जी सर, समझ आ गई है। सो आपने जनाब कोशिश क्या करनी है, जो आज हमने 2 काम किए। पहला काम हमने ये किया कि बात करनी क्या है, ठीक है। वो जो भी बात करनी है वो सिलेबल की बेसिस पे करनी है, कि उतने सिलेबल रखो पहले जुमले में जितने दूसरे में रखो। और दूसरी बात, अगर वही बात जिसमें इतनी जान है, जिसमें इतना दम है, अगर वो बात डायाफ्राम से निकलना शुरू हो जाए तो उसमें खूबसूरती पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जब वो जुमला बनेगा ना, कि जो भी जुमला है, एक टूटे हुए दिल के साथ, और फिर पॉज लिया, एक टूटे हुए दिल के साथ और एक खाली जेब के साथ दुनिया की हर जंग जीती जा सकती है, ठीक है। सो सिर्फ पैशन और पॉज ऐड किया मैंने, बाकी सब कुछ वही है। सिलेबल पे बात हुई और मैंने ये बात डायाफ्राम से की, दैट्स इट। और लोग वाह वाह हो गई जी, ठीक है। सो वाह वाह इसी वजह से हुई क्योंकि इसमें दोनों चीजें थी, सिलेबल था, बराबर के सिलेबल थे, और नंबर 2 जो बात की गई वो डायाफ्राम से की। There you go. This is what people want from public speakers. वो लोग ये चाहते हैं कि ऐसी बात करो जो दिल को लगे। वो बात तो वो होगी जिसके अंदर सिलेबल पूरे होंगे, और अगर वो बात डायाफ्राम से होगी तो कमाल हो जाएगा। सो आपने कोशिश ये कर रही है कि आपने अपनी जितनी साउंड है ना, वो कोशिश करनी है कि आइंदा आपने वो डायाफ्राम से निकाल, ठीक है, फेफड़ों से निकालनी है, वो नाक से नहीं निकालनी, वो बात मुंह सर से नहीं कैसे निकालनी, सर ये ठीक निकालते है, किस वो तरह? डायाफ्राम से। डायाफ्राम से जिस तरह आप फतेह अली खान के गाने सुनते हो, ठीक है, वो डायाफ्राम से निकल रहे होते हैं, अंदर से निकल रहे होते हैं गाने, गले से कम होते हैं वो, ठीक है। आप अदनान समी खान के गाने सुनते हो, वो फेफड़ों से आ रहे होते हैं, ठीक है। गोरा वाहिद है जो गाना जो है वो गले से गाता है, वरना हमारे यहाँ गाना गले से नहीं गाया जाता, हमारे यहाँ गाना डायाफ्राम से गाया जाता है। जितने सिंगर्स है ना वो गले से नहीं गाते, सर ये ठीक है, गला होता है। मुझे समझ नहीं आ रही सर कि उससे किस तरह बोलते हैं डायफ्राम से। आपने कोशिश ये करनी है कि अभी सब कुछ यहाँ से आ रहा है ना, गले से आ रहा है, ठीक है, ये एडम्स एप्पल है, ठीक है, यहाँ से ये आवाज निकल के आ रही है, लेकिन आप कोशिश करें कि ये फेफड़े को टच करके आए। मैं अब जितना अंदर तक जा रहा हूं अंदर से निकल रही है आवाज, ठीक है। यानी यूं कह लो कि जुमला बोलना तो गले से ही है, लेकिन पीछे से पुश मिलनी चाहिए। जैसे आपने कहीं पर ऊंचा बोलना होता है
तो आप नीचे से आवाज लेकर आते हैं। जब आपने किसी को आवाज देनी होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है, आपने छत पे खड़े होकर कहना है हारून, तो वो हा अंदर से निकलेगा, गले से नहीं निकलेगा। गले से निकलेगा तो आप तो 2 फुट आगे तक नहीं बता सकते। बात समझ में आई? सर इसका डीप ब्रीथिंग से कोई वो है लिंक? डीप ब्रीथिंग से भी लिंक है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने पेट से, पेट इज नॉट द राइट थिंग टू से, बट नीचे से आवाज डायाफ्राम से निकाले। वो तब अच्छी लगती है जब आप ऊंचा कहीं पर बोल रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली आवाज आपके डायाफ्राम से निकलती है, नेचुरल है। लेकिन अगर आप इस तरह की सेटिंग में बैठे हैं, जिस तरह मैं बैठा हूं, जहां मैं ऊंची आवाज नहीं दे रहा, हारून, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद बग्गा का गाना, ठीक है, वो है डायाफ्राम का गाना, ठीक है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद, वो नीचे से निकलती है आवाज। सो आपने जब शाउट करना है तो खुद ब खुद डायाफ्राम तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन जब आपने इस तरह मुलायम सी गुफ्तगू करनी है, मध्यम गुफ्तगू करनी है, जैसे मैं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे में भी डायाफ्राम से आवाज निकलने लगे, कमाल हो गया। इसकी प्रैक्टिस करनी है। गॉट द पॉइंट? सर यस अ पॉइंट। यू मीन टू से कि जब भी हम बात करें तो हम कोशिश ये करें कि हमारे मुंह से जो भी अल्फाज निकल रहे हैं उनका सिलेबस यानी कि जो कंप्लीट हो, हमें फील हो कि हमने जो भी लफ्ज अदा किया है वो मुकम्मल और प्रॉपरली अदा हुआ है। That would be lovely. वैसे तो मैंने ये बात नहीं की, मैंने अभी सिर्फ ये बात की है कि जो आपने वर्ड्स बोले हैं वो पीछे से पुश हो रहे हैं, डायाफ्राम से पुश हो रहे हैं। जो लंग्स के पास यहाँ सीने में जगह है, ये आपकी आवाज को पीछे से प्रेशर दे रही है। उससे आप क्या होगा, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिस करके दिखाई, मेरी आवाज पतली होती है जब गले से बात करता हूँ। मेरी आवाज ऐसी हो जाती है जब मैं अपने गले से बोल रहा होता हूँ। लेकिन जब वो डायाफ्राम पीछे से पुश दे रहा होता है ना, ठीक है, जैसे आप गुब्बारे में हवा भर रहे होते हैं तो आप फेफड़ों से पुश कर रहे हो। जब डायाफ्राम उसको पुश करता है तो आवाज भारी हो जाती है। जो भारी आवाज होती है वो आजकल बड़ी कम है मार्केट में। मार्केट में जितनी आवाजें हैं वो श्रेल हैं, चीखने वाली हैं। तो भारी आवाज की कदर है इस माशरे में। जब आप भारी आवाज में बात करते हैं तो लोग कहते हैं वाह कितनी गहरी आवाज है, जरूर कोई अच्छा आदमी है, ठीक है। हालांकि कुछ नहीं, वो डायाफ्राम से बात कर रहा है, प्रैक्टिस कर रखी है उसने मेरी तरह, ठीक है। सो अपनी आवाज को आपने भारी बनाना है ताकि आप ये काम कर सकें, ठीक है। सो पहले हमने सिलेबल की बात की कि बात करनी ही क्या है, शायरी में कैसे की जाती है, आपने कैसे करनी है नसर में। और दूसरा डायाफ्राम से बात करनी है, अपनी आवाज को भारी बनाना है। आवाज भारी हो गई ना, दुनिया दीवानी है। अमिताभ की आवाज देखो, ठीक है, अमिताभ भारी करता है। जहां जहां अमिताभ ने आवाज भारी की है वो डायलॉग मशहूर हो गए। जहां जहां शाहरुख खान ने आवाज भारी की वो डायलॉग मशहूर हो गए, ठीक है। अगर वो गले से बोलता कि अम्मी जान कहती हैं, वो ऐसी आवाज होती, अम्मी जान कहती है कि मजहब से बड़ा कोई वो नहीं होता और फलाने से बड़ा कोई फलाना नहीं होता, ठीक है। लेकिन जब वो डायाफ्राम से आती है, अम्मी जान कहती है, ठीक है, वो आवाज भारी हो। सो दिस इज हाउ यू डू इट। गेट समवेयर? कुछ समझ में आ रहा है कि सर के ऊपर से जा रहा है? गॉट इट। गुड, राइट जनाब। सो डायाफ्राम इज इंपॉर्टेंट, डायाफ्राम इज द वेट फॉरवर्ड। और ये याद रखना, गोरा हमेशा गाना गले से गाता है और ईस्टर्न म्यूजिक हमेशा डायाफ्राम से गाया जाता है, ठीक है। वो फेफड़ों से निकलता है गाना, ठीक है। हमारे यहाँ टमी की आदत, पेट की आदत डाली जाती है, ठीक है। सो इसलिए आपके यहाँ संगीत बिल्कुल वैसा है। सो ऐसे झुमका आप गाने सुनते हो, फतेह अली खान को सुनते हो, कव्वालियां सुनते हो, वो अंदर से निकलती हैं डायाफ्राम से। गले को कंट्रोल तो गोरा करता है ना, हम थोड़ी करते हैं, ठीक हो गया। सो गाने सुनोगे तो देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन मच बेटर, राइट जनाब। सो अब मेरी कोशिश ये है कि लास्ट टाइम हमने गुफ्तगू की थी कुछ थॉट्स के हवाले से कि थॉट बनते कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट्स बनते कैसे हैं। और एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में लिखते एक्सटेम्पोर हैं, पढ़ते भी कुछ लोग एक्सटेम्पोर हैं, लेकिन मैं जो प्रॉपर उसका प्रोनाउंसिएशन है एक्सटेम्परे, ठीक है। यानी फिल बदी, मौके पर,
ठीक है, मेरा दिल है कि आज कोई एक्सटेम्परे स्पीचेस हम करें, यानी मर्जी का टॉपिक, ठीक है, आपकी मर्जी का या मेरी मर्जी का, लेकिन अभी और 90 सेकंड हो आपके पास, 1.5 मिनट हो आपके पास सोचने के लिए, ठीक है, और उसके बाद हम सिर्फ प्रेजेंटेशन का हर किसी मतलब नहीं है पावर पॉइंट रेडी है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आपने ये समझना है कि आपके सामने ऑडियंस क्या बैठी है और उस ऑडियंस को आपने कैसे मुतासर करना है, आपने ऐसा क्या कहना है कि वो ऑडियंस आपकी दीवानी हो जाए, ठीक है। सो हर एक के पास 1.5 मिनट है और 1.5 मिनट के बाद मैं I'll just start calling the names और let me see how many presentations, yeah we can do a lot of presentations, ठीक है। सो 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में टॉपिक कौन सा होगा, किस सोचना बारे है। में बात करनी चाहिए? मैं ओके I'll try कि मैं खुद ही टॉपिक्स दे दूं आपको, ठीक है, सो ताकि चीजें आसान बन जाए। लेट मी ब्रिंग इन कि मेरे पास कोई टॉपिक्स पड़े हुए भी हैं या मुझे जबरदस्ती देने पड़ेंगे। ओके मुझे जबरदस्ती देने पड़ेंगे, मेरे पास कोई टॉपिक्स नहीं पड़े हुए, ठीक हो गया। सो आपके फील्ड से हट के कुछ काम करते हैं। क्या पाकिस्तान में, जैन ये आपकी तरफ में आ रहा हूँ, ठीक है, जैन आप ये बात करो कि पाकिस्तान में ऑपोजिशन अच्छा रोल परफॉर्म कर रही है कि नहीं, और लाजमी नहीं है कि आपके पास पॉलिटिक्स की इंफॉर्मेशन हो, यू जस्ट हैव टू टॉक, आपने बात करनी है, ठीक है। सो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स अच्छा रोल परफॉर्म कर रही है कि नहीं, आप उस पर बात करेंगे। हारून आपके लिए टॉपिक मैं ये रख रहा हूं कि जॉब करनी चाहिए या एक ग्रेजुएट को बिजनेस करना चाहिए, ठीक हो गया। सो एक ग्रेजुएट को क्या करना चाहिए, इस माशरे में क्या करना चाहिए। आरिफ आपके लिए टॉपिक ये है कि हमारे मुल्क में जो अखलाकियात गिरती जा रही हैं, ये कैसे हम इसको बेहतर बना सकते हैं। आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट सोचना है, इंपॉर्टेंट ये कोई लॉजिक देनी है। लास्ट टाइम हमने इस बारे में काफी बात की थी लॉजिक्स, कि लॉजिक कैसे चलती है, ठीक हो गया। सो हारून you've got that topic, आरिफ you've got the topic, और नवीद आपके लिए हम ये बात करते हैं कि अगर आज मेरे पास बोलने के लिए कोई टॉपिक ना होता तो मैं क्या बोलता। that itself is a topic, ठीक है, और इसमें बड़ी बात की जा सकती है, क्योंकि अगर आपके पास ये टॉपिक ना होता तो ये टॉपिक होता, वो टॉपिक, आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम गोना गिव यू 1.5 मिनट और उसके बाद हम गो थ्रू करते हैं प्रेजेंटेशन को। एज आई ऑलवेज से कि कोई सवाल कोई जवाब गलत नहीं होता, सीखने का प्रोसेस है, हर कोई सीख रहा है। जिस दिन हम लोगों पर उनके सीखने की वजह से हंसना बंद कर देंगे ना, ये कौम बहुत आगे चली जाएगी, ठीक है। सो ऐसे में प्रेजेंटेशन गो थ्रू करते हैं, 2-4 मिनट होंगे आपके पास बोलने के लिए, बोले, और बाकी लोग भी इसको वैल्यू करेंगे, मैं भी वैल्यू करता हूँ, और फिर देखते हैं कि प्रेजेंटेशन को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ सेशन के अंदर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ बॉडी लैंग्वेज की तरफ, जो कि वीडियोवाइज्ड होगी, ठीक है। सो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हम ये छोटे छोटे मसले तो निकाल लें ना, तो हम बोलना तो सीख लें, हम बोलना तो शुरू कर दें, ठीक हो गया। कोई सवाल अभी तक इसके हवाले से? क्लियर है सबको? टॉपिक्स क्लियर है? ओपन योर माइक एंड से इट। जी सर, मुझे टॉपिक नहीं मिला। यस सर, क्लियर है। आला, ठीक है। अगेन प्रेजेंटेशन हो सकता है बुरी हो जाए, दैट्स फाइन यार, सीखने के लिए बैठे ना, और किस लिए बैठे, ठीक हो गया। 1.5 मिनट का मैं 1.5 मिनट में अपने लिए चाय का बंदोबस्त करके आ रहा हूँ। आप लोगों के पास 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट के अंदर सोच लो कि बोलोगे क्या, ठीक है। आई विल म्यूट माय माइक फॉर अ व्हाइल। एक्सक्यूज मी सर, 1.5 मिनट जनाब। मेरा टॉपिक आपको नहीं दिया मैंने टॉपिक? नो सर। एंड यू आर? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान? यस। अब्दुल रहमान, मशरिक को मगरिब से कुछ सीखने की जरूरत नहीं। गुड टॉपिक ना, बड़ी बड़ी बात हो सकती है इस पर। टफ वन। टफ है तो भी तो मजा आएगा, ठीक है। मशरिक को मगरिब से, यस, हाँ, कुछ हमें वैसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। हमारा कल्चर बड़ा अच्छा है, हमारा फलाना बड़ा अच्छा है,
ओके, लेट्स टॉक। ठीक है। एंड बाय द वे, देयर कुड बी एक दो सवाल भी लेंगे आप इस कॉन्वर्सेशन में अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के बाद, और मैं चाहता हूं आप लोग अगले से सवाल भी पूछें, ये नहीं कि जो इस वक्त अपनी प्रेजेंटेशन की टेंशन में बैठे हुए थे। ठीक हो गया? आई विल गो नाउ टू गेट माय कॉफी। 1.5 मिनट स्टार्ट्स नाउ। Janab, who wants to be the first? सर मैं मोहम्मद आरिफ। आरिफ साहब, बिस्मिल्लाह। आजकल के दौर में जो हमारे मुआशरे में जो अखलाकियात गिरती जा रही हैं, उनकी मेन वजह यह है कि हम अपने बड़ों को ही नहीं देते। उसकी वजह यह है कि मेन वजह यह है कि हम टाइम किस लिए नहीं दे पाते बड़ों को, उनके साथ हम बैठते ही नहीं है, हम ग्रुप डिस्कशन उनके साथ नहीं करते। उनकी मेन वजह यह है कि हमारे पास इंटरनेट है। इंटरनेट होने के बाद हमारे पास, जब हमारे पास इंटरनेट है तो हम सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो जब सोशल मीडिया की एक्सेस होती है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है, जब भी हम कोई स्टडी कर रहे होते हैं, क्लास में होते हैं, जब भी हमें टाइम मिलता है, फ्री टाइम होता है घर जाने के लिए, जब बैठे हुए होते हैं तो उस वक्त हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। उस वक्त ये होता है कि हम डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे बड़े बात कर रहे हों हमारे सामने और हम एक शॉर्ट फिल्म देख रहे हों या हम जो है ना फनी वीडियो देख रहे हों, तो हम ये नहीं चाहते कि वो बात स्टॉप करें, हम इस वीडियो क्लिप को जो है ना कंप्लीट कर सकें। तो इस वजह से भी हमारे जो इखलाकियात हैं, जो रिस्पेक्ट है, वो गिर रही होती है हमारे जो बड़े पेरेंट्स हैं। तो इसके बाद हम इसके बाद जो थर्ड है वो ये है कि जो हमने किड्स को इंटरनेट की एक्सेस दी हुई है तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना तो हम उनको
उनको वैल्यूएट कर रहे होते हैं, ना तो हम उनकी हिस्ट्री को चेक कर रहे होते हैं कि बच्चे क्या देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हैं, कहाँ कहाँ पे उनके अकाउंट्स बने हुए होते हैं। तो इस तरह से भी काफी सारे इश्यूज हैं। और इसके बाद हम डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे होते हैं। और आजकल के दौर में हर सोशल मीडिया पे क्योंकि काफी सारा नॉलेज भी होता है, और इंटरनेट पे जैसे यूट्यूब है, गूगल है, तो वहां पे नॉलेज जब बंदे को मिल जाता है, वो ये नहीं चाहता कि मैं जो है ना अपने बड़ों से कुछ सीख लूं। तो आजकल के दौर में हर कोई अपने इज्जत तो करवाना चाहता है और इज्जत करना नहीं चाहता। ये था सर मेरा टॉपिक। Good. Thank you very much. Interesting. The floor is open for questions for Arif. कोई सवाल आरिफ के लिए? सर सारे मुझे यानी इनका अपनी पहिए। सर मुझे इनका टॉपिक ही सही तरह समझ नहीं आ रहा था। ओके, कोई भी सवाल पूछ लो, डजंट मैटर। हमने तो भी बस देखना है हारून तुम्हारे सवालों के हारून आंसर मेरा कैसे जो करते हैं। जी हारून मेरा जो जी सर ठीक बोले। है हारून, जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि हमारे माशरे में इखलाकियात क्यों गिर रही हैं। ओके चलो, कोई इनका सवाल नहीं, मैं सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आपने ये कहा अपनी प्रेजेंटेशन में कि बच्चे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो क्या ये वालिदैन का फर्ज नहीं बनता कि वो बच्चे से पहले पूछ लें कि अगर वो अपनी प्रेजेंटेशन या जो भी वो वीडियो देख रहे हैं वो देख चुके हैं, फिर वो पूछ लें वालिदैन से, वालिदैन खुद पूछ लें कि जी बेटा अगर आप फ्री हैं मैं आपसे कोई बात कर लूं। ये वालिदैन का भी तो फर्ज बनता है, बजाय इसके कि वो अब अपनी गुफ्तगू शुरू कर दें। कोई आदमी कहीं बिजी भी हो सकता है। जी सर बिल्कुल, क्योंकि अगर हम ये देखना, अगर पेरेंट्स किड से पूछने लगे ना, क्योंकि वो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है कि बच्चे हमारे फोन पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इस चीज को, क्योंकि वो पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो उसके बाद वो शाउट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप बाकी आपके सामने होता है सर जी। ओके, अच्छा, दो तीन चीजें हैं। और कोई सवाल है किसी का आरिफ के लिए? मेरे ख्याल में नहीं है। अच्छा, दो तीन चीजें आरिफ इसमें। एक, I like the way you entered. I like the way you started. चंद एक चीजें। पहले एक ये कि आपने ना शुरू में, आई थिंक वो अपनी पेस पकड़ रहे थे ना गुफ्तगू के दौरान, तो बहुत से लफ्ज और जुमले रिपीट किए आपने, हालांकि उनका कोई जी और सर। मकसद नहीं था, सिर्फ रिपीट किए। क्योंकि होता है इंसान जब जी सामने सर, किसी शम्माए, बिल्कुल जिसको सर। कहते हैं ना शम्माए महफिल आपके सामने थी, तो वो शम्माए महफिल आपके सामने थी, तो आप उसकी वजह से बहुत से जुमले रिपीट किए, पहली चीज। दूसरी, एक चीज जो कि बहुत गलत थी वो ये थी कि आपने बहुत दफा अपने जुमलों में ना जी सर। आ, आ, मैं इस चीज को अवॉइड करना। ठीक है, आप गलत बोलें, लेकिन इस माशरे में रहने के लिए आप फ्लुएंट बोलें। इन चीजों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है सर। ठीक है, फ्लुएंसी होती क्या है। आप गलत बोलो, मैं अभी आपके सामने गलत अंग्रेजी बोलता हूँ, ठीक है, I wanted to go there but I did not do जी this, सर। but I did not will, लेकिन मैंने फ्लुएंट हूँ। खैर वो अंग्रेजी गलत नहीं थी, लेकिन मजे की नहीं थी, लेकिन फ्लुएंट थी। ठीक है, जो फ्लुएंसी होती है ना, लोगों को वो चाहिए। ठीक है, दुनिया को वो चाहिए। लोग वो बात गौर से सुनते हैं जो फ्लुएंट की जाती है। आप लोगों ने कम ही देखा जी सर। होगा मुझे, मैं ये नहीं कहता मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ यार, कतन नहीं। सो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं फ्लुएंट रहूं। बहुत कम मैं क्योंकि ये फोकस खराब करती है। गलत बोलो, कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन फ्लुएंट बोलो। बात समझ में आ गई? ठीक है, फ्लुएंट बोलो, आ ऊ नहीं करना। ठीक है, ठीक है सर। सो जब कभी फंस जाओ फ्लुएंसी में, तो आप बेशक जुमले रिपीट कर लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेपिटेशन तब अलाउड है
रेपिटेशन लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को कई बार रिपीट करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक काम ये करता हूँ, मैं लफ्ज बदल लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि नए अल्फाज में कह दूं, मैं तब्दीली ले आता हूँ। ये देखो मैंने 3 बातें की हैं, हालांकि मैंने एक ही बात की है, ठीक है। सो मैं बार बार कोशिश जी करता सर। हूँ कि वो लफ्ज वो ना रहे, वो लफ्ज तब्दील हो जाए, वो लफ्ज बदल। एक ही बात कर रहा हूँ लेकिन वर्ड्स बदल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने अगली बात क्या करनी, ठीक है। तो ऐसे में फंस जाओ तो आ ऊ नहीं करना, जुमले रिपीट कर लो। बेस्ट होगा कि जो रिपीट मारो ना, वो रिपीट मारो नए अल्फाज में, कोई नहीं पकड़ता फिर। नंबर 1 एंड द थिंग आई लाइक द मोस्ट, जो आपने एंड किया है ना, मुझे अच्छा लगा जुमला आपका, कि वो सिलेबल्स की बेसिस पे जो हमने शुरू में आज पहले 1 घंटे में बात की है, वो उसकी बेसिस पे था कि इज्जत करना तो चाहते हैं लेकिन इज्जत को फलाना नहीं चाहते। वो बड़ा बैलेंस्ड क्लोजिंग, गुड, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, गुड, आई लाइक इट। जनाब अगला हरावल दस्ता कौन है? Who's next? Who wants to be next? कि मैं मैं करना चाहता हूँ सर। मैं चले पहले जो आप करना चाहते हैं आप मैं आते हैं। करूँ? जी ओके नवीद। सर, मैं हारून कह रहा हूँ सर, मैं कर लूँ? अच्छा हारून आप कर लो। ठीक है, ओके। So my name is Harun Atif. I'm a student of A levels and I'm doing it from Roots Millennium, Islamabad. आज मैं टॉपिक जो मुझे मिला है वो है जॉब या बिजनेस फॉर अ ग्रेजुएट। जो बंदा एक डिग्री करके निकलता है उसको क्या करना चाहिए? उसको जॉब की तरफ जाना चाहिए या उसको बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, उसको अपना बिजनेस खोलना चाहिए? तो पहले मैं कुछ पॉइंट्स जॉब के अगेंस्ट कहना चाहता हूँ कि बात ऐसी है ना कि जब अब एक इंसान जॉब की तरफ जाता है तो जॉब में वो एक उसकी जो लाइफ होगी वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह होगी। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मेरा ये मतलब है कि उसको शुरू में ही अगर उसको अच्छी जॉब मिल गई तो उसको शुरू से ही उसको एक अच्छी पे मिलने लग जाएगी। जब उसको अच्छी पे मिलने लग जाएगी तो फिर वो कहेगा अब मुझे ग्रो करने की क्या जरूरत है, अब तो मुझे अच्छी खासी पे मिल रही है, अब मेरा इसमें गुजारा हो सकता है। वो उसी के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस वो कम करना शुरू हो जाएगा। वो हर चीज भी नहीं खरीद सकेगा इसी वजह से, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि मैं अपने सारे एक्सपेंसेस को इन जो मेरी जॉब जो मुझे इनकम आ रही है इसमें मैं समेट लूं किसी तरीके से। ठीक हो गया। अगली बात ये है कि उसका जो माइंडसेट होगा वो एक लिमिटेड माइंडसेट हो जाएगा। किस तरह? क्योंकि वो ग्रो नहीं करना चाह रहा, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहा। वो ये कह रहा है कि बस मुझे पहले दिन से अच्छी पे मिल रही है तो मैं क्यों ना इसके साथ जाऊं, बजाय इसके मैं अपना बिजनेस शुरू करूं, उसके चैलेंजेस हों, वो कामयाब हुआ ना हुआ, फेलियर का डर, वो सारी चीजें आ सकती हैं। तो वो जॉब में वो बिल्कुल सेफ साइड पे होता है एक तरीके से, अनलेस वो अपनी जॉब अच्छी तरीके से कर रहा है, उसकी जॉब में वो कुछ गलत नहीं कर रहा, तो वो सेफ साइड पे, उसको अच्छी पे मिलती रहेगी जब तक वो रिटायर नहीं होता। अब दूसरी तरफ अब बिजनेस का क्या है? जब इंसान जब जीरो से स्टार्ट करता है, ऑब्वियसली जो ग्रेजुएट निकल रहा है तो हम ये अज्यूम करें कि उसके पास फिलहाल कोई कैपिटल नहीं है, उसके पास एक आइडिया है। तो एक आइडिया तो इसका मतलब है कि वो अपने पैशन को फॉलो करना चाह रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स के पीछे जाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो उसको लोगों की तरफ से बहुत बातें सुननी पड़ेंगी, क्योंकि हमने देखा है कि जो स्टार्टअप शुरू होते हैं, हमने ऐसी भी बातें सुनी है कि लोग रेडी लगा के शुरू होते हैं। तो अब खुद सोचें, अब एक बंदा यूनिवर्सिटी से निकलेगा और वो रेडी लगाएगा तो उसको लोग कितनी बातें करेंगे। तो सबसे पहले वो अपने इस फैक्टर से निकल जाएगा कि लोग क्या कहेंगे। वो इससे निकल जाएगा तो उसको ये परवाह नहीं होगी कि मुझे लोग क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में तारीफ कर रहे हैं। वो बस वो कहेगा कि अगर मेरे बारे में लोग जो कह रहे हैं वो उनका मसला है, वो मुझे पसंद करते हैं वो उनका मसला है, मैं वो करूंगा जो मेरा पैशन मुझे कहता है। दूसरी बात ये है कि जो बिजनेस होता है उसमें आपकी लाइफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं होती, उसमें आपकी लाइफ साइकिल्स की तरह होती है। आप शुरू में कितने सालों तक हो सकता है आप लॉस में जाओ, आपको प्रॉफिट हो ही नहीं, आप लॉस में जाओगे, जाते रहोगे जाते रहो। अब यहाँ पर आ जाता है कि आप शुरू के थोड़े से सालों में गिव अप करते हो कि नहीं। हो सकता है थोड़े अरसे बाद आपको प्रॉफिट शुरू हो जाए तो आपकी जो जिंदगी की साइकिल थी वो ऊपर चली जाएगी, एज अ स्ट्रेट लाइन थोड़ी ऊपर चली जाएगी।
अब जब ऊपर आ गई तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस अब यहाँ से उसको प्रॉफिट होगा, उसकी लाइफ फिर नीचे आ सकती है एकदम से अगर उसको बहुत बड़ा लॉस हो गया। अब जब उसकी जिंदगी में वो प्रॉफिट से लॉस में आएगा तो अब ये वो टाइम होगा कि वो देखेगा, अगर वो उसका माइंडसेट है कि वो उसने गिव अप नहीं करना, तो वो यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि वो अपनी गलतियों से सीख पाए कि जिसकी वजह से उसको लॉस हो। वो गलतियों से सीखेगा और उसको जब दोबारा प्रॉफिट होगा तो उसमें एक क्वालिटी आ जाएगी कि वो प्रेशर हैंडल करना सीख जाएगा। उसको पता होगा कि मैंने जो गलतियां की थी मैं उसको एड्रेस करके मुझे दोबारा कामयाबी मिली है, तब उसको लाइफ में उसके लिए आसान हो जाएगी, उसको सेटबैक्स लेना आसान हो जाएंगे, उसको प्रेशर लेना आसान हो जाएगा। तो वो उतना बड़ा इंसान बनता रहेगा जितना वो बनना चाहता है। क्योंकि जब इंसान एक चैलेंज से निकलता है, एक मुश्किल दौर से निकलता है, जब एक इंसान पे एक मुश्किल दौर आता है तो उसमें हो सकता है कि वो अपने ड्रीम को डाउन साइज कर दे, मतलब वो अपने ड्रीम पे कॉम्प्रोमाइज कर ले। अगर उसका ड्रीम है कि मैंने इतना बड़ा बिजनेस खोलना है, तो हो सकता है जब वो लॉस में आ रहा है तो वो अपने हो सकता है अपने वो ड्रीम को कम कर दे कि यार बस अब मैं इतना आ गया था, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो इंसान गिव अप नहीं करेगा तो वो इस मुश्किल वक्त में अपने आप को अपने अपने ड्रीम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपने ड्रीम के लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो जब वो दोबारा ऊपर जाएगा तो उसको कामयाबी मिलेगी तो उसको प्रेशर लेना आ जाएगा, उसकी जिंदगी में और मसले भी, उसके जितने छोटे छोटे मसले होंगे उसको वो आसान हो जाएगा। तो मेरा ये आखिर में मैं कंक्लूड इस तरह करना चाहता हूँ कि मेरे जो जहन कहता है कि हर ग्रेजुएट को बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने लिए जीता है, अपने लिए सारी मेहनत करता है, और जॉब में इंसान अपने लिए भी करे जिसको पे मिल रही है, लेकिन वो जितना काम करे उस हिसाब से हमें खुद सोचते क्या हमें उस हिसाब से पे मिल रही है, हम दूसरों के लिए मेहनत करें। तो जिंदगी तो अपने लिए जीने का नाम है। थैंक यू वेरी मच। Pleasure. Any questions for Haroon? जी सर, मेरा एक सवाल है हारून से। जी आ रहे हो। हारून, जो आपने बात की है कि हर जो पर्सन है उसको बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएट किया है, ठीक है। अब उसके पास पॉकेट मनी ही नहीं है तो वो किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? ओके, आपका ये क्वेश्चन है कि एक इंसान क्या था कि जब एक इंसान के पास पैसे नहीं होते स्टार्ट करने के। और मैं कह रहा हूँ कि एक जो स्टूडेंट है या पर्सन है वो डिग्री कंप्लीट करता है या वो देखिए सर, ये क्वेश्चन मेरे भी हर वक्त दिमाग में आता रहता है, क्योंकि मैं अपने आप को इसमें इस जगह पे रखता हूँ कि मेरे पास, मैं ये सोच चुका हूँ अभी से कि जब मैं ग्रेजुएट करूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। तो आप जैसे आपने बड़े बड़े लोगों की आपने एग्जांपल सुनी होगी, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं होता था लेकिन एक आइडिया होता था। तो शुरू में जो बिजनेस है वो तो कम से कम पैसों में भी शुरू हो सकता है, 10,000 में भी शुरू हो सकता है एक इंसान में। तो इतने तो इंसान किस तरीके से ले ही सकता है, वो किसी से लोन भी ले सकता है 10,000 का। तो यही मुझे कहना था। हारून, आपसे जी एक मेरा भी क्वेश्चन है। जी जैन। जी, अच्छा, बेसिकली वो कह रहे थे कि अगर हर बंदा ही बिजनेस में आ जाए, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर सब लोग ही अपना बिजनेस शुरू कर ले तो फिर जॉब कौन करेगा, बिजनेसेस चलेंगे कैसे? इतना इतना बड़े सेटअप जो चल रहा है उनमें कौन आके काम करेगा? तो वो तो एक बंदा तो नहीं सारा बिजनेस चला सकता। ठीक है, तो इसमें जरा गुड क्वेश्चन। देखिए ऐसा होता है कि हर कोई, ये तो मैंने कह दिया, लेकिन पहले से जो लोग शुरू आते आ रहे हैं तो वो तो जाहिर बात है वो तो बिजनेस के लिए नहीं जाएंगे। जो शुरू से आ रहे थे वो तो जॉब ढूंढ रहे होंगे, उनका तो अभी माइंड, ये तो हम बात करें अभी जो ग्रेजुएट निकल है उसको क्या करना चाहिए। जो पिछले आ रहे हैं वो आपके साथ हो सकता है आपके साथ जॉब कर लें। Okay, interesting. Right, Zanan. Okay, moving on. Harun, that was good. Especially last सवाल को बिल्कुल आपने सर, handle किया, that was पहली अटेम्प्ट ही सर, तो इसलिए interesting. हाँ, अच्छा, when you started, तो स्टार्ट में ना बड़े अच्छे एक उतार चढ़ाव जिसको इंटोनेशन कहते हैं हम, ठीक है, एब एंड फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, उतार चढ़ाव, ठीक है। मैं अगर ये बात कर रहा हूं तो ये इस वक्त मैं जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल सपाट बात है और इसके अंदर कोई उतार चढ़ाव नहीं है, जिसकी वजह से ये बात बड़ी जल्दी बोरिंग हो जाएगी। इस तरह की गुफ्तगू किसी को पसंद नहीं आती है जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये गुफ्तगू लोगों को सुलाने के काम आती है, ठीक है। लेकिन यही गुफ्तगू जब उतार चढ़ाव होगा, कभी कहीं जुमले में चढ़ाव होगा, कहीं उतार होगा, तो ये बातें लोगों को
सोने नहीं देती, लोग जागते रहते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट में ना आपका इंटरनेशन बड़ा अच्छा था, स्टार्ट में ना बहुत अच्छे उतार चढ़ाव चल रहे थे कि बंदा अटेंटिवली सुन रहा है, यार क्या बात कर रहा है, ठीक है, दैट वाज गुड। लेकिन वो फिर आगे चल के ना, यू जस्ट लॉस्ट इट, तो फिर उतार चढ़ाव कम हो गए, फिर आप थॉट के पीछे चलना शुरू हो गए, उतार चढ़ाव आपने छोड़ दिया। सो दैट इज वन फीडबैक आई हैव। द अदर वन आई हैव इज कि वो एग्जांपल बड़ी अच्छी थी स्ट्रेट लाइन की और कहीं पे साइकिल्स की, कि विजुअलाइज, लोगों को विजुअलाइज कराओ। ये एक दफा हरकत में आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा था पिक्चरिस्क मेमोरी होती है, यहाँ से जाएंगे, होटल में जाएंगे, लॉबी खोलेंगे, दरवाजा, वो सारा समझाया था। तो क्या होता है, इंसान दिमागी तौर पे ना तस्वीर बुनना शुरू हो जाता है कि यार कल आप सब लोग आए, मैं आपको पीसी में इनवाइट कर रहा हूँ, हम वहाँ पहुंचेंगे, होटल में लॉबी से राइट होंगे तो वहाँ पियानो बज रहा होगा ब्लैक रंग का, वहां से आगे एक ब्राउन गोल डोर है, वहां पे छोटे कद का एक बावर्दी लड़का खड़ा होगा जो दरवाजा खोलेगा आपके लिए, आप जैसे ही अंदर जाएंगे राउंड टेबल सेटिंग होगी। आपने ऑलरेडी सोचना शुरू कर दिया। सो वो जो आपने लाइन और सर्कल्स की बात की ना, वो विजुअलाइजेशन के लिए बड़ी अच्छी थी, आई लाइक इट, ठीक है। ये एक अच्छे स्टोरी टेलर की पहचान होती है कि वो कहानी में आपको मतलब ले जाता है और आप खो जाते हैं उस कहानी में। सो दैट वाज द फीडबैक। बाकी वो आपने जो डिस्काउंट, वो ड्रीम्स की बात की कि वो उसको अपने ड्रीम्स को छोड़ देता है, उसके लिए मैंने उस पर वीडियो भी की है। द वर्ड दैट वी यूज फॉर दैट इज डिस्काउंटिंग योर ड्रीम्स, कि अपने ख्वाबों को ना सस्ता कर लो, हल्का कर दो, जी छोड़ सर, जो मेरे देते हैं ना पास लोग कुछ अपने लफ्ज नहीं ख्वाबों आ रहा को। था सर, लेकिन आपने कहा था बस इट्स ओके, जारी रखना, तो ठीक मैं है, अच्छा इसीलिए है। पर खुद से डिस्काउंट वर्ड बना अच्छा रहा है, हूँ। लोगों के जहन में रहता है ना, डिस्काउंटिंग योर ड्रीम्स। तो इस तरह की चीज याद होनी चाहिए। और अगर आपकी जगह मैं क्लोजिंग कर रहा होता ना, मुझे पता है यार आगे ऑडियंस में दोस्त यार किस्म के लोग हैं, यार एक आज शेर सुना देता हूँ, कुछ नहीं जहन में आ रहा था ना, तो आपने उस अच्छा बोला था कि लोग क्या कहेंगे, और वहां से आप क्लोजिंग कर सकते थे कि कुछ तो लोग कहेंगे। मैं ऐसे ही याद कर रहा था मुकेश का गाना, ठीक है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं प्रीत न जाए रहना, ठीक है। और यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। लोगों को हमेशा क्लोजिंग याद रहती है, लोगों को स्टार्ट मिडल भूल जाता है, लोग हमेशा याद रखते हैं एंड में क्या बात हुई थी, ठीक है। सो दैट वाज जस्ट माय फीडबैक। मूविंग ऑन जी, नवीद साहब। जी सर, मेरा टॉपिक आज का था कि अगर आज सर मैं बोले। एक सेकंड सर, सर मैं आपसे एक थोड़ा जी पूछना अभी चाहता हूँ इस चीज के बारे में। सर ऐसा था सर, जब आपने एक दो मिनट दिए थे सर, मैंने ये सारा जितने पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे वो मैंने लिख लिए थे। जब तक मैं उन पॉइंट्स को देख के बोल रहा था तो मेरे उन बातों में उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन जब बिजनेस में मैं आया तो मैं खुद से बोलने लग गया, सारा मेरे बस दिमाग में खुद ही पॉइंट्स आए, जिसकी वजह से ये मेरे उतार चढ़ाव, ये आप कह रहे हैं मतलब वो खत्म हो गया था। तो सर ऐसा क्यों है, हालांकि वो तो मैं खुद से बोल रहा था, जब उसमें आप ज्यादा होना ज्यादा चाहिए। प्रेजेंटेशंस करोगे ना, जब आप ज्यादा प्रेजेंटेशंस करते रहोगे जिंदगी में, ज्यादा बोलते रहोगे, तब आपको पता होगा कि किस पॉइंट पर कितना इन्हिसार करना है, कितना स्ट्रेस देना है, कितना लंबा खींचना है, ठीक है। हर पॉइंट को बहुत लंबा नहीं खींचते। आपकी प्रेजेंटेशन काफी लंबी थी, ठीक है, और पॉइंट वही थे, तीन तीन या चार पॉइंट्स थे, तो वो जहन में आ रहा था, सुनने वाले को पता है यार ये वही बातें कर रहा है। लेकिन जब आप काम प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होगा यार ये छोटा पॉइंट है, इस पर लंबी बहस नहीं कर सकता, यार ये बड़ा पॉइंट है, इस पर बहस करनी है। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्रैक्टिस से होती है ये चीज। तो अभी हम आइंदा के पूरे सेशंस में, क्योंकि ये आखिरी महीने का आगाज हो गया है, वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ मोर प्रेजेंटेशंस। थैंक यू और सर। अब तो हमने वीडियो प्रेजेंटेशंस करनी है। अगली जो प्रेजेंटेशन होगी ना आपकी, वो वीडियो प्रेजेंटेशन होगी, कैमरे ऑन होंगे, हम आई कांटेक्ट कर रहे होंगे, और हम ये देख रहे होंगे कि बॉडी लैंग्वेज किधर जा रही है। तो विल वर्क ऑन दैट। नवीद साहब। मेरा आज का टॉपिक है, अगर आज बोलने के लिए कोई टॉपिक ना हो तो क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि मेरी सिस्टर का टेस्ट था यूनिवर्सिटी में और मुझे उनके साथ जाना था। तो मैं उनके साथ चला तो गया और मुझे पता चला कि इनका टेस्ट जो है 2 घंटे का है। तो अब मैं हैरान हो गया कि यार 2 घंटे में क्या चीज़ करूँगा। अभी ना मेरे पास कोई किताब थी, ना मेरे साथ कोई दोस्त था। तो मैं सोच में गुम हो गया। मैंने कहा किसी से बात कर लूँ या बैठ जाऊँ खामोशी से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रिफ्लेक्शन कर लूँ अपनी लाइफ पे, अपने सोच पे, कि मैं क्या चीज़ सीख रहा हूँ, क्या सही चल रहा हूँ, किस राह में चल रहा हूँ।
तो मैंने ऐसे ही सोच घुमाई, तो मैंने सोचा कि जब मैं फेसबुक यूज कर रहा था पहले, तो एक मेरे सामने एक कोटेशन आई। वो कोटेशन थी बॉब मार्ले की। उसने कहा कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। तो मैंने पिक कर ली थी। मैंने कहा कि यार इसको मुझे सोचना है कि क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास मिलियन रुपीस पड़ी हैं, मिलियन रुपीस पड़े हैं, काफ़ी पैसे पड़े हैं, पर मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जब भी मेरे पास कोई मसला आता है, मैं किसके पास जाऊं? कोई मेरे सामने, कोई मुझसे बात करने के लिए राज़ी नहीं है। ठीक है, मैं लंच के लिए जा रहा हूं तो मेरे सामने कोई बैठने के लिए राज़ी नहीं है। हो सकता है कि शायद मैं पैसे की लालच में इतना आ गया कि मेरा एटीट्यूड नेगेटिव हो गया है। ठीक है, और पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में कोई सोचता ही नहीं हूँ। एक बिल्ली होती है, अब बिल्ली को देखेंगे ना तो वो भी सामने आती है, वो चाहती है कि मुझे कोई प्यार करे। ठीक है, तो हो सकता है मेरे पास लव जो है एक वो इमोशन ना हो कि मैं लोगों के साथ कैसे बात कर रहा हूँ। मैं इतना मसरूफ हो गया हूँ अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, कि मैं ये सोच नहीं रहा कि यार ये इस टर्म्स में भी लाइफ है, इन टर्म्स के पीपल रिलेशनशिप भी कुछ है। फैमिली को मैं टाइम नहीं दे रहा। मैं एक जगह देख रहा था कि फैमिली पार्क में बैठी हुई है, वो हंस खेल रहे हैं। मैं तो भूल गया, मैंने कहा यार ये इतना हंस रहे हैं, मैंने तो कोई 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन हो गए मैं किसी से अच्छी तरीके से ऐसे हंसा भी नहीं हूँ। तो एक और मुझे याद आई कोटेशन के, जैसे ईंट से ईंट बनती है, ईंट से ईंट मिला के दीवार बनती है। तो ये मुझे फिर ध्यान में आया। मैंने कहा हाँ वाकई में कि एक लोग आपके साथ होंगे, दोस्त आपके साथ होंगे, तो फिर एक पॉजिटिव चीज बनेगी। एक मुझे और शेर याद आया कि एक शेर था फराज का कि कुछ खुश फहमियों के सिलसिले इतने वसी हैं फराज, खुश फहमियों के सिलसिले इतने वसी हैं फराज, कि हर ईंट कहती है दीवार मुझसे है। ठीक है, हर ईंट कह रही होती है कि ये दीवार जो है मुझसे है, पर असल में ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है कि हर ईंट मिला के साथ में सपोर्ट सिस्टम बना के एक दीवार बनती है। तो अकेली चीज से कुछ भी नहीं होता, हम साथ में चलना होता है। तो फिर मुझे समझ आया कि बॉब मार्ले की जो कोटेशन थी वो बिल्कुल सही थी, कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनको पैसे के अलावा कुछ भी नहीं होता। So this my topic. Thank you. Fantastic. Questions for Naveed? कोई सवाल नहीं? गुड। राइट जनाब। अच्छा नवीद, चंद एक चीजें हैं। आई बिलीव कि आपके एक्सेंट से मुझे लगा कि आप सिंध से हैं। ओके अच्छा, थैंक यू। सो अच्छा, तो सिलसिला ये है, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन सिंध। मैं आज भी बहुत काम करता हूँ, मेरी कंपनी है DSI। हम बहुत से प्रोजेक्ट्स करते हैं इंटीरियर सिंध में। सिंध में वैसे कहाँ से हो? मैं सक्खर साइड। सक्खर से हो? आका, ओके राइट जनाब। अच्छा, जो लोग सिंध से होते हैं ना, खास तौर पर सिंधी लोग, हर इलाके का अपना एक मसला है। ठीक है, सिंध के लोगों को, और खास तौर पर सिंधी नहीं, उर्दू स्पीकिंग को भी उर्दू पे बहुत काम करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पठान होगा ना, अगर पठान बात कर रहा है उर्दू में, ठीक है, तो उसका सवाल जो है ना, वो सवाल कम और लड़ाई ज्यादा लगता है। ठीक है, तो उसको ये समझना है कि कब उसने पॉजेस देने हैं। इसी तरह जब एक सिंधी भाई बात कर रहा होता है ना, उसका जुमला सवाल लग रहा होता है। ठीक है, आप अपना जुमला सुना रहे कि मैंने सोचा मैं रिफ्लेक्शन कर लूं, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि अगर आप, सिंस यू आर फ्रॉम सिंध, सो इफ आई वर यू, व्हाट आई वुड डू इज, मैं कोशिश ये करूंगा कि जुमलों के एंड में क्वेश्चन मार्क ना हो, वो कंप्लीट जुमला हो। जैसे मैंने अभी ये जुमला बोला ना, अगर सवाल होगा तो क्या मैं ऐसा काम करूं, टोन मेरी जा रही है सवाल की तरफ, तो मैं ऐसा काम करूं। ठीक है, तो ये बता रहे कि जुमला खत्म हो गया। सो हम सब लोगों को ये इस चीज पे काम करने की जरूरत है कि थोड़ा सा आपका जो जुमला है ना, वो सवाल ना लगे, मुझे थोड़े थोड़े सवाल लगे।
तो वो बेसिकली प्राइमरली क्यों है, क्योंकि ये बिलोंग टू सिंध, तो सिंध में ये मसला है उर्दू के हवाले से, क्योंकि वो सिंधी में चलता है, वो एक्सेंट उर्दू में नहीं चलता। ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो कहानी, शुरू से कहानी बिल्टअप की, सिस्टर, यूनिवर्सिटी, एग्जाम, आई वाज ऑलरेडी देयर, मैंने ऑलरेडी पिक्चराइज कर लिया था। ठीक है, सो दैट वाज अ गुड थिंग, और रिफ्लेक्शन वाली चीज अच्छी थी। ओवरऑल आई लाइक्ड इट। जहां जहां भी कहानी सुनाई जाएगी ना, सो दैट विल बी ऑलवेज गुड। और बॉब मार्ले पे आपने एंड किया, आला, सो डोंट हैव मच टू से, आई लाइक इट। थैंक यू सर। सर मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, आपने जो प्रॉब्लम मेरा बताया वो बिल्कुल सही है, एक्सेंट पे मुझे काम करना है, वो भी मैं चाहूँगा कि अगर थोड़ा इस पे भी बता दें कैसे मैं सही करूँ, ताकि मैं किसी को सलाम भी करता हूँ ना, मैं रेडी वाले के पास गया, हाँ भाई कितने के ये केले लगाए हैं, तो वो कह रहा है छाला भाई, ठीक है, ऐसे कुछ मतलब सिंधी में लफ्ज़ बोल रहे होते हैं, तो वो समझ जाते हैं सिंधी है, तो मैं थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ सर। हाँ, देखो अपना एक्सेंट बेहतर करने के लिए उर्दू का कंटेंट ज्यादा देखो, ठीक है, और अच्छे उर्दू दानों का, ज़िया मोहिउद्दीन, ठीक है, और इस जैसे बड़े, अनवर मकसूद, इस जैसे बड़े लोग हैं। लेकिन जहां पर पूरे पूरे जुमले हों और पूरे पूरे जुमले खत्म होते हों, ठीक है, वो आवाज बनानी पड़ेगी कि सवालिया निशान खत्म हो जाए जुमलों में से। ठीक है, या अपनी ये हर मुल्क, ये जो अफ्रीकन हैं, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन जिसको हम काले कहते हैं, निग्रोज कहते हैं, कह नहीं सकते, ठीक है, निगर्स कहते हैं, ये निगर कहते नहीं, वो अपने आप को कहते हैं, लेकिन हम नहीं कह सकते। लेकिन उनका भी ये मसला है, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं ना, तो वो सवालिया निशान लगती है। ठीक है, कि सवाल पूछ रहे हैं कि ये हर इलाके का डिफरेंट है, पठान के अपने मसाइल हैं उर्दू के साथ। ठीक है, सो या उसके लिए ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे, इतना फॉलो करो कि आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। 4 फिल्में एक हीरो की देखते हो तो आप फील करना शुरू हो जाते हो कि आप ही वही हीरो हो। ठीक है, तो ये दिस इज हाउ इट वर्क्स। जनाब, नेक्स्ट वी हैव इज ओके, सर मैं कर लेता हूँ। जी जैन, बिस्मिल्लाह कर। अच्छा बेसिकली जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, जो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है वो ठीक से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ऑपोजिशन है क्या। ऑपोजिशन आर द पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर अपोज्ड प्राइमरीली आइडियोलॉजिकली टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अपोज होती हैं प्राइमरीली और आइडियोलॉजिकली। सो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल इशू है वो ये है कि यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स चलती है। इधर लोग नस्ल दर नस्ल वही पॉलिटिशियंस चल रहे हैं, पहले वो थे, आगे से उनके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। तो इसकी वजह से जो अवाम का हक है उसकी बात नहीं की जाती, लोग बस पॉलिटिक्स को एज ए लेयर यूज करते हैं। सो जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो ऑपोजिशन है, उसकी जहां तक बात की जाए तो उसके पास कोई कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है, कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं सेट के आया कि हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलना है या फिर गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना है। वो कंफ्यूज्ड है, कभी वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम नहीं ठीक कर रही, फिर वो कुछ देर खामोश हो जाते हैं, फिर उसके अंदर उनका कोई विजन नहीं सेट। सो आगे चलते जाए, साथ ही इसके अंदर आ जाता है कि अपने मुफादात को, सबको सोशल काम करने का किसी को शौक नहीं है, सब अपने मुफादात के लिए यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं। हर बंदा चाहता है कि जी मैं पॉलिटिशियन बनूं, मैं अपने लिए कुछ पैसे कमाऊं, कुछ करप्शन करूं और अपना फायदा करूं, जबकि पब्लिकली लोगों का कोई नहीं सोचता। और यहाँ पे पॉलिटिशियंस तो ऐसे हैं कि कुछ इक़्तिदार जिसको मिल गया, कोई एमपीए बन गया, कोई एमएलए बन गया, तो वो तो लोगों को मिलना पसंद नहीं करता, जबकि अवाम के लिए आप को रिप्रेजेंट करने आप इस सीट पे आए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज में ये सबसे बड़ा इशू चल रहा है। साथ में दूसरा सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन का इशू है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि जिसको इक़्तिदार में आके आप बुरा कहते हैं, जब आप ऑपोजिशन में आए हैं आप उन्हीं के साथ बैठ के जॉइंट सेशंस चल रहे हैं, उन्हीं के साथ पार्टीज बन रही हैं और उन्हीं के साथ डिनर किए जा रहे हैं, लंच किए जा रहे हैं, कि अवाम को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। ये लोग समझते हैं कि शायद हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो ये एक वो कहने के पॉइंट होता है कि लोगों को जोश डालना कि ये बहुत बुरा है। और जब वो अपोजिशन में आते हैं सेम उसी बंदे के साथ वो बैठ के तो हुकूमत के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ जो सारा बातें करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज कोई नहीं है किसी में भी, कोई रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता अपनी कंट्री को। यहाँ पे हर किसी का ज़हन है कि बस मैं करप्शन कर लूं।
और सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि थर्ड पार्टीज इस वजह से गवर्नमेंट ये हमारी कंट्री में इन्वॉल्व हो गई है, और जिसको ये सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। वो क्या वजह है कि जैसे ही कोई पार्टी इलेक्शन लड़के आती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके खिलाफ धरने शुरू कर दिए जाते हैं। क्या पाकिस्तानी अवाम इतनी ही वो कह लें कि फ्री है, उनको अपनी कोई मसरूफियात नहीं कि वो सिर्फ जाके रोड ब्लॉक करें और वो सिर्फ धरने देने के लिए बैठ जाए? जिसको किसी ने इलेक्ट किया है कम से कम उसको एक अपने 5 साल का टेन्योर है, उसको मौका देना चाहिए। या अगर आप मौका नहीं देना चाहते, पहले सबसे आपको ये देखना चाहिए, उसको कुछ सजेस्ट करना चाहिए। जैसे कि ये बात करते हैं कि जी कोई मुल्क ठीक से नहीं चला रहा, तो मुल्क ठीक नहीं चला रहा तो पहले तो मैं उसको सजेशन दूंगा। मैं कहूंगा जी हमारी कंट्री रिसेशन में जा रही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, हम इकोनॉमिकली करंट अकाउंट डेफिसिट में जा रहे हैं। तो मुझे सजेस्ट करना चाहिए बजाय इसके कि मैं कहूँ कि जी इसको उतारे और उसकी जगह मुझे बिठा दे। मुझे पहले उसको सजेस्ट करना चाहिए कि यार आप ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, तो मे भी जो है ना हमारी कंट्री बेहतर आ जाए। लेकिन हर किसी को कह लें यहाँ पे इक़्तिदार चाहिए, इधर मुल्क का तो सोचता कोई नहीं है। तो इनके लिए मैं जाते जाते एक दो शेर कहना चाहूंगा कि इकबाल का बड़ा फेमस शेर है कि इश्के कातिल से कभी भी मकतूल से हमदर्दी भी, इश्के कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जिजा मांगेगा, सजदा हालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा हालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। और इनको मैं जो सा ना इनके लिए मैं एक कह लें कि हमदर्दी के लिए कि जिनको सियासतदानों को बेसिकली होना रहता चाहिए, इनको तो ऐसा होना चाहिए कि उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा, उसने किरदार से नूरे मुजस्सम हो जा कि इबलीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए। थैंक यू। बहुत अच्छे जनाब। कोई सवाल जैन के लिए? कोई सवाल नहीं है? गुड। राइट, चंद एक फीडबैक। नंबर 1, पॉजेस वर गुड, पॉजेस अपने अच्छे लिए। और एक चीज तो मुझे अच्छी लगी हुई है कि एक्सप्लेनेशन कि टॉपिक क्या है, ऑपोजिशन क्या है, ऑपोजिशन कैसे काम कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, वो शुरू के अंदर ना डिफाइन कर दिया। सो दैट वाज गुड कि आप अपने टॉपिक को, अपने पॉलिटिकल पार्टीज को, और फिर उसके बाद फैमिली पॉलिटिक्स की तरफ आप आ गए। दैट वाज गुड। सरकास्टिज्म जो होता है ना, जो तंज होता है, ये किसी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर की बड़ी स्ट्रेंथ होता है अगर उसको टॉपिक पे ग्रिप हो। जो आपने इस्तेमाल किया ना कि क्या पाकिस्तानी अवाम पे हीर लेवल रही है, ठीक है, गुड, ठीक है। कि अब आप इतने मजे में अपने अंदर कि आप उस पर उल्टा सवाल दाग रहे हैं कि भाई ये है तुम लोगों की औकात, क्या पाकिस्तानी अवाम इसी काम के लिए रह गई है? गुड, आई लाइक इट। एक चवल मारी एंड में, ठीक है। इश्क अब शेर था ना, तो इकबाल का था, टूटा नहीं हो सकता, सारा दिन यही बहस की हमने आज। इश्क कातिल से भी इश्क नहीं है, इश्क कातिल से भी, मकतूल से याराना भी, ठीक है। सो इश्क नहीं है, वो जेर नहीं है वहां पे। So that's the only feedback I have. Right, Janab. So I hope that will work out for you. That's it really. It's been a pleasure. कोई सवाल जो आप लोग पूछना चाहें जनाब? सर आपने जो मुझे टॉपिक दिया था जॉब वर्सेस बिजनेस वाला, तो उसमें मैं ये लिखने से पहले ही मेरे दिमाग में खुद से कुछ सवाल आ गए थे सर, लेकिन मुझे उनका जवाब देने नहीं आता प्रॉपर। तो मैं पूछ सकता हूँ सर? मैंने लिखे हुए थे। हाँ, शूट इट आउट। सर जैसे जो लोग बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि तुम्हारा अल्टीमेट गोल ये है कि तुम ज्यादा पैसे कमा सको, सही है? तो फिर उनका एक ये सवाल आता है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? और सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है जो कि इन्होंने किया भी था मुझसे किसी ने, जिसका मैंने बिल्कुल फजूल जवाब दिया था कि शुरू में पैसा कहाँ से आएगा आपके पास। और सर तीसरा ये था कि जो लोग जो मेन जो बिजनेस शुरू इसलिए नहीं करते कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा। सर ये आप बता दीजिए। अच्छा, चलो I'll quickly answer them. मूसा ने ना एक बार अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से कहा, कलीमुल्लाह थे, ठीक है। मूसा ने कहा कि यार अल्लाह ये गुर्बत, मतलब कोई किसी के पास पैसे नहीं होते, किसी के पास बहुत होते हैं, क्या, ठीक है, क्या सिस्टम है सब? मैं चाहता हूँ अल्लाह में सब बराबर हो जाए। अल्लाह ने कहा ठीक है। अगली रात को जनाब मूसा सोए, सुबह उठे, शदीद आंधी आई,
रात को बहुत से दरख्त गिर गए, मूसा के घर की दीवार गिर गई। तो सुबह जब उठे आंधी आंधी जा चुकी थी, बाहर निकले के किसी मजदूर को लेकर आते हैं, दीवार बनवा लेते हैं। मजदूर के कंधे पे हाथ रखा कि भाई वो दीवार बनानी है ना। कौन सी दीवार भाई, मैं सैगल हूँ। दूसरे, भाई मैं मलिक रियाज हूँ। भाई हेलो, मैं मियां मंशा हूँ। ठीक है, तो रब ने किसी वजह से ये निजाम रखा है। देन मूसा अंडरस्टूड, ठीक है, कि यार ये किसी वजह से तबकाती निजाम रखा है रब ने, कि मुख्तलिफ तबके होंगे, लोग लगे रहेंगे, वरना तो कोई, हर बंदा अमीर हो गया तो फिर कोई किसी का काम नहीं करेगा। ना सारी दुनिया जॉब कर सकती है, ना सारी दुनिया बिजनेस कर सकती है, और दुनिया का निजाम नहीं चलेगा। आप कितना भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें, उसमें फर्क रहेगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपका कि जी एंटरप्रेन्योरशिप लोग कर देते हैं पैसे के लिए। नहीं यार, लोग पैसे के लिए नहीं करते। ठीक है, लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, आई डोंट डू इट फॉर मनी। आई डू अ लॉट ऑफ बिजनेसेस, अल्हम्दुलिल्लाह, आई डोंट डू इट फॉर मनी, आई डू इट फॉर द लव ऑफ द गेम। ये एक वक्त ताकत आता है कि आपको वो काम इतना मजे का लगता है कि यार चलो, कई लोगों का रोजगार, कई लोग सिर्फ इसलिए चल रहे होते हैं कि यार चल कोई नहीं, पता काम जिसने करना, कोई नहीं टकेगा भी, लगा रहे, इसका भी रोजगार लगा हुआ है। ठीक है, ये खुदाई सिफात जितनी ज्यादा आप अपने अंदर पैदा करते हैं ना, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तू राज़िक है, मैं भी तेरी तरह राज़िक बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो रब ने वो दावत सुन रखा होगा, सारा वाकया पढ़ रखा होगा आपने। ठीक है, और फिर एंड में इतनी बड़ी आली शान दावत की, और फिर वो एक वेल आई बहुत ह्यूज साइज की, और सब कुछ खा के चली गई। तो रब ने कहा भाई मैं रब किसी वजह से हो ना, मुझे पता सबको लेके चलना है। ठीक है, सो लेकिन आप खुदाई सिफात अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें सिवाय किब्रियाई के, अना के। ठीक है, तो रब भी खुश होता है। सो ये बड़ा मजेदार काम है कि आप लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करते हैं, उनको उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी देते हैं, उनकी सरजनिश भी करते हैं, कई दफा माफ भी कर देते हैं। ये जॉब में नहीं, क्योंकि जॉब में तो जी हुजूरी होती है। ठीक है, सो I don't do it for the love of money, I do it for the love of game, number one. Number two, ये बात भी गलत है कि आई डोंट डू इट फॉर मनी। ठीक है, आई ऑल्सो डू इट फॉर मनी, वो जिंदगी का हिस्सा है। फारसी का बड़ा मशहूर मिसरा है, एजर तो खुदा नीस्त वले काजियुल हाजात, मनी यू आर नॉट गॉड बट यू फुलफिल द डिजायर्स। पैसा तू रब नहीं है, लेकिन तू ख्वाहिशात पूरी कर देता है। ठीक है, सो पैसा जरूरी है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट। So that's the answer to your questions. I hope you've got that. Right, Janab, I'll wind up on this. खुश रहें, आबाद रहें, and inshallah I'll catch you next week. सानिया के सेशन अटेंड करना बड़े मजे का होगा इस दफा, बिकॉज अब ये आखिरी महीना है, हम बहुत ज्यादा गेम्स की तरफ, एक्टिविटीज की तरफ, इन चीजों की तरफ आ रहे हैं। सो बॉडी लैंग्वेज और बहुत सब चीजें कवर करनी है, बहुत कुछ है करने वाला। सो मेक श्योर you're there. See you guys. May Allah always be with you. रब आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज। आमीन।